एपिसोड 151 टू 160। अध्याय 151। अध्याय 151। कल रात ही जब मैं बिजली पानी के बिल भरने गया तब प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने मुझे बताया कि आप इस घर के मालिक हैं। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आप इसे किराए पर दे रहे हैं। हम रोजमेरी हमेशा कहती थी कि यह एक दोस्त का घर है और किराया बहुत सस्ता है। उसे बहुत शर्म महसूस हुई। ये कहते हुए उसने अपना सिर नीचे झुकाया, फिर अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम लगातार मेरी मदद कर रहे हो, मुझे शिखर तक पहुंचा रहे हो, मुझे एक बिल्कुल नई दुनिया दिखा रहे हो। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। किसी कार्य को करने का तरीका सीखना। प्रतियोगिता में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद कई लोगों ने उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें एक नई उभरती हुई डिजाइनर, अगली मेस्ट्रो स्टाइलिश बताया। केवल वही जानती थी कि यह सब रोजमेरी की मदद की बदौलत ही संभव हो पाया कि वह इतने शानदार डिजाइन बना सकी, चैंपियनशिप जीत सकी, अपनी प्रसिद्धि बढ़ा सकी और इतने सारे प्रशंसकों का दिल जीत सकी। यहाँ असली बात तो रोजमेरी की थी। रोजमेरी के बिना वह आज जहाँ है वहाँ नहीं होती। मैं तुम्हें 3 महीने का समय दे रही हूँ, रोजमेरी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद तुम वापस जाओ और अपनी खुद की कंपनी चलाओ। 3 महीने। उसे उम्मीद थी कि वह रोजमेरी से 3, 5 या यहाँ तक कि 10 साल तक सीख पाएगी। 3 महीने तुम्हारे लिए काफी हैं। रोजमेरी को पूरा भरोसा था कि वह बहुत होशियार है। तुम बेहद बुद्धिमान और विचारों से भरी हो, तुम डिजाइन की दुनिया में जरूर नाम कमाओगी। मॉली ने कृतज्ञता से भरी नजरों से उसे देखा। आपकी तनख्वाह का सारा इंतजाम हो चुका है और आपके पास रहने की जगह भी है। मैं वह चाबी वापस ले लूंगा। धन्यवाद सुश्री रोज। जब हम दोनों ही हों तो मुझे रोजमेरी कहकर बुलाना। इतने समय तक रोजमेरी ने उसके साथ एक दोस्त जैसा व्यवहार किया था, अन्यथा वह उसकी इतनी मदद नहीं करती। मोली ने कृतज्ञता और प्रसन्नता से कहा, रोजमेरी, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जब से वह रोजमेरी से मिली थी, उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया था, जो पहले से बिल्कुल अलग था। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद, काम खत्म होने के बाद रोमियो रोजमेरी को वापस मून विला ले गया। गेंदे के फूल लगाए जा चुके थे जो दूर दूर तक फैले हुए थे। ढलते सूरज की रोशनी में झील के चारों ओर खिले गुलाबी और सफेद फूल किसी परीलोक की तरह लग रहे थे। वह जहां भी देखती उसे गुलाबी और सफेद फूलों का एक अंतहीन सागर दिखाई देता था। रोमियो ने रोजमेरी को पीछे से पकड़ लिया और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। एक अचरज। फूलों का ये खूबसूरत सागर उसके लिए पहले से ही एक आश्चर्य था। और कौन कौन से आश्चर्य हो सकते हैं? रोमियो ने एक हाथ से उसकी आंखें ढक ली और दूसरे हाथ से उसकी कमर पकड़ ली, साथ ही उसके कान में उल्टी गिनती फुसफुसाए। 3 से 1 तक गिनती गिनते हुए उसने धीरे धीरे हाथ छोड़ दिया। रोजमेरी ने ऊपर देखा तो हजारों तितलियां फूलों के बीच नाच रही थीं। इतनी सारी तितलियां, वे कहाँ से आए थे? क्या ये जादू था? क्या आपको ये पसंद है? ये कुछ ऐसा था जिसकी तैयारी रोमियो ने पहले से कर रखी थी। रंग बिरंगी तितलियां थैले से बाहर निकली और फूलों के सुंदर सागर में एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह नाचने लगी। मुझे ये बहुत पसंद है। रोजमेरी की आंखें खूबसूरत नज़ारे और खुशी से भर उठी। वह मुस्कुराए, मुझे ये सचमुच बहुत पसंद है। जब तक तुम्हें अच्छा लगे, मैं तुम्हारे लिए उन्हें हर दिन पकड़ कर दिखा सकता हूँ। रोमियो ने उसे और कसकर गले लगा लिया। दुर्भाग्यवश वह इन 2 दिनों में रात के खाने के लिए नहीं रुक सकी। नहीं तो वह उसके लिए कोई और सरप्राइज तैयार कर सकता था और उसके साथ अधिक समय बिता सकता था। रोजमेरी ने फूलों के बीच एक पारदर्शी गोल कांच का घर देखा जिसके अंदर एक बेहतरीन क्रिस्टल पियानो रखा हुआ था। वह बता सकती थी कि यह एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पियानो ब्रांड था जिसकी कीमत 30 मिलियन थी। क्या आप मुझे पियानो बजाते हुए सुनना चाहते हैं? रोजमेरी कांच के घर में गई और उसके लिए पियानो पर एक सुंदर तात्कालिक धुन बजाए। रोमियो खेलती हुई उसके खूबसूरत चेहरे को निहार रहा था। उसकी मनमोहक विशेषताओं ने उसकी निगाहों को और भी कोमल बना दिया। उसकी पतली उंगलियां सहजता से कीबोर्ड की चाबियों को चला रही थीं। हर हरकत, हर भाव अतुलनीय रूप से सुंदर था। गाना खत्म होने के बाद रोमियो ने झुककर उसे चूमा और कहा, यह बहुत खूबसूरत था। उसने गाने में उसकी आवाज सुनी, वह इस समय खुश थी। रोमियो बैठ गया और बोला, मैं तुम्हारे लिए भी एक बजाऊंगा। रोजमेरी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। क्या वह पियानो भी बजा सकता है? उनकी उंगलियों को चाबियों पर फुर्ती से नाचते हुए देखना, भले ही ये तात्कालिक था, फिर भी ये किसी भी तरह से कम पेशेवर नहीं लग रहा था। उनके पियानो बजाने के कौशल को देखकर रोजमेरी थोड़ी हैरान रह गई। इस परिचित एहसास ने उसे कुछ साल पहले के मशहूर पियानो वादक श्री स्टार की याद दिला दी।
श्री स्टार खेलते समय कभी अपना चेहरा नहीं दिखाते थे, केवल उनके हाथ ही दिखाई देते थे। उनके हाथ दुबले पतले और आकर्षक थे, लेकिन देखकर ही पता चल जाता था कि वह एक युवा लड़का है। इंटरनेट पर मिस्टर स्टार के प्रदर्शन के केवल 3 वीडियो थे, जिनमें से एक हर साल जारी किया जाता था। रोजमेरी को हर छोटी बड़ी बात और पियानो बजाने की हर तकनीक स्पष्ट रूप से याद थी। दुर्भाग्यवश उन्होंने कुछ साल पहले वीडियो जारी करना बंद कर दिया था। उनके प्रशंसक वर्षों तक इंतजार करते रहे। धीरे धीरे उनका क्रेज कम होता गया और फिर मेलोडी प्रशंसकों की नई पसंदीदा बन गई। ऐसा लग रहा था मानो मिस्टर स्टार को धीरे धीरे भुलाया जा रहा हो। गाना खत्म होने के बाद रोजमेरी ने ऊपर देखा और पूछा, क्या आप मिस्टर स्टार हैं? रोमियो थोड़ा हैरान था, सिर्फ उसे खेलते हुए देखकर ही यह युवती जान गई थी कि वह कौन है। वह वाकई बहुत बुद्धिमान थी। मिस्टर स्टार के हाथ देखने में बहुत सुंदर हैं, रोजमेरी ने आगे कहा। रोमियो मुस्कुराया और पूछा, उस व्यक्ति के बारे में क्या? ये किस तरह का प्रश्न था? आपकी तारीफ सुनकर अच्छा लगता है, भले ही सिर्फ मेरे हाथों की ही तारीफ हो, इससे मुझे खुशी और संतुष्टि मिलती है। रोमियो ने अपना सिर झुकाया और धीरे से उसे चूमा। ये गीत मैंने तुम्हारे लिए रचा है, जिसका नाम रेनाए सर्कुलेशन है। रोजमेरी की आंखों में और भी ज्यादा कोमलता आ गई। रोमियो ने गाना उसके फोन पर भेजा और कहा, मैंने इसे पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है, ये तुम्हारे लिए है। ये गीत रोमांटिक और सुंदर था, जो उसके प्रति उसके प्यार को व्यक्त करता था। रोजमेरी उसकी आवाज सुन सकती थी, वो वास्तव में कह रहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रोमियो ने सूरज को डूबते देखा, अंधेरा होने लगा था। उसे घर ले जाना ही था। उसने सुना था कि उसका भाई इन 2 दिनों में वापस आ गया है। उसे रात के खाने के लिए घर जाना पड़ा। हालांकि रोमियो अनिच्छुक था, फिर भी उसने उसके फैसले का सम्मान किया। कार में रोमियो ने धीरे से उसके चेहरे पर दवा लगाई और कहा, नहाते समय सावधान रहना, इसे गीला मत होने देना। ठीक है, आज रात आपको ड्रेसिंग बदलने की जरूरत नहीं है। कल जब मैं आपको काम पर ले जाऊंगी तो मैं आपकी ड्रेसिंग बदलने में मदद कर दूंगी। ठीक है। रोजमेरी ने उसके सावधानीपूर्ण व्यवहार को देखा और अपने दिल में एक गर्माहट महसूस की। बटलर डेरेक ने रोजमेरी के पियानो बजाने के कौशल में कुछ खास बात देखी। वह निस्संदेह बॉस जितनी ही अच्छी पियानो बजाती थी। उसकी शैली कुछ हद तक मेलोडी जैसी थी। मेलोडी के पियानो बजाने के तरीके के बारे में सोचते हुए मुझे अभी सुश्री रोज के प्रदर्शन की याद आ गई। जैसे जैसे डेरेक इसके बारे में सोचता गया, उसे यह बात और भी पुख्ता लगने लगी। आखिरकार वह काल से पूछे बिना नहीं रह सका। जब उन्हें पता चला कि सुश्री रोज वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त मेस्ट्रो मेलोडी है, और उन्हें याद आया कि उन्होंने इससे पहले 2 बार लोगों की जान बचाई थी। डेरेक अवाक रह गया और बेहद प्रभावित हुआ। किसने सोचा होगा कि सुश्री रोज के हाथ न केवल जान बचा सकते हैं बल्कि सुंदर संगीत भी रच सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह बेहद जवान और बेहद खूबसूरत थी। मालिक को तो मानो खजाना मिल गया। 2 दिन बाद रोमियो के पीछे पीछे रोजमेरी फेयरफील्ड मैनर में दादाजी से मिलने आए, क्योंकि उसे पता चला था कि दादीजी भी वापस घर आ गई हैं। पहले फिलिप की तबीयत खराब थी, वे अपना ख्याल रखने में असमर्थ थे और उन्हें अक्सर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता था। दादी को तब एक उच्च स्तरीय नर्सिंग होम में भेजा गया, जहां पेशेवर डॉक्टर और नर्स 24 घंटे उनकी देखभाल करते थे, और शीर्ष डॉक्टरों का एक समूह विशेष रूप से उनकी स्थिति का अध्ययन कर रहा था। अब वे शीर्ष डॉक्टर असहाय थे। दादाजी का शरीर ठीक हो चुका था, इसलिए वे दादीजी को वापस ले आए ताकि वे उनकी व्यक्तिगत रूप से देखभाल कर सकें। ब्रोडी एक कटोरी में पारंपरिक औषधि लेकर आया। महाराज, पहले अपनी दवा ले लीजिए। इसे यहाँ से हटाओ, फिलिप ने घृणा से भौहें चढ़ाते हुए कहा। जब रोज बाद में आएगी तो मेरे मुंह में दवा का कड़वा स्वाद भरा होगा, मैं उससे कैसे बात कर पाऊंगा। तभी एक नौकर ने जोर से घोषणा की, रोमियो और रोजमेरी यहाँ हैं। रोमियो को रोजमेरी को आंगन में लाते देख फिलिप तुरंत खुश हो गया। रोज, आखिरकार तुम मुझसे मिलने आ ही गई। अपने बगल में खड़े लंबे और आकर्षक रोमियो को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए, दादाजी। रोजमेरी मुस्कुराए और अपने बगल में ब्रॉडी को देखकर उसने भी विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। दादाजी, ब्रॉडी, क्या दवा तैयार है? जी हाँ, श्रीमती रोज। ब्रॉडी ने आदरपूर्वक मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, अब देखते हैं वह क्या करते हैं, महोदय। रोजमेरी ने कटोरा अपने हाथ में लिया और स्वाभाविक रूप से उसे फिलिप के सामने रखते हुए कहा, दादाजी, दवा गर्म रहते ही लेनी चाहिए। आप आज पहले से कहीं ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। बिल्कुल सही, ये सब आपकी अच्छी दवा की वजह से है। मैं हर दिन सुबह उठकर तरोताजा महसूस करता हूँ।
मैं अभी दवा पीने ही वाला था, ब्रॉडी की लगातार बकबक करने की वजह से मैं भूल गया। फिलिप ने जल्दी से कटोरा अपने हाथ में ले लिया और अजीब तरह से कहा, मैं दवा लेने में बहुत अनुशासित हूँ। बगल में खड़ा नौकर अवाक रह गया। आखिर वह कौन था जो हर रोज दवा नहीं लेना चाहता था? और अब मिस रोज के सामने अच्छा बनने का नाटक कौन कर रहा था? फिलिप ने दवा एक ही सांस में पी ली और बड़े जोश से पूछा, आज सिर्फ आधा कटोरा ही क्यों है? क्या रसोई में और है? ब्रोडी अपनी हंसी नहीं रोक सका और बोला, आधा कटोरा ही काफी है सर फिलिप, मैं कुछ चीनी और नाश्ता लेने जाता हूँ, आप थोड़ी देर रोमियो और रोजमेरी के साथ बैठिए। जाओ जाओ। ब्रॉडी को भगाने के बाद फिलिप ने गर्मजोशी से कहा, रोज इधर आओ, क्या तुम आजकल व्यस्त हो? रोजमेरी बैठ गई और बोली, व्यस्त नहीं हूँ। क्या इस बच्चे ने तुम्हें तंग किया है? अगर किया है तो दादाजी तुम्हारा बचाव करेंगे। वह बहुत अच्छा है। रोजमेरी ने रोमियो की ओर देखा। जब से वे मिले थे वह हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हुए उसका ख्याल रख रहा था। सच में, फिलिप को थोड़ा संदेह हुआ। अगर वो कोई काम ठीक से नहीं करता है तो तुम्हें दादाजी को जरूर बताना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फिलिप ने अपने पोते की ओर मुड़कर कहा, बेटा तुम्हें रोज के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना होगा, कहीं ऐसा न हो कि एक दिन कोई बेहतर और जवान लड़का तुमसे आगे निकल जाए, जब बहुत देर हो जाएगी तो तुम्हें इसका पछतावा होगा। रोज को बड़े उम्र के पुरुष पसंद हैं। रोमियो बैठ गया और धीरे से पूछा, दादी कहाँ है? उसने अभी अभी धूप सेंकना खत्म किया है और नौकरानी उसे कपड़े बदलने के लिए ले गई है। इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? इसी समय ब्रॉडी चाय और नाश्ता लेकर आया। कृपया शर्ली को तुरंत आमंत्रित करें। ब्रोडी ने खुद शर्ली को अंदर वाले कमरे से बाहर धकेल दिया। सुंदर वस्त्रों में सजी दयालु शर्ली बेहद खूबसूरत लग रही थी। व्हीलचेयर पर स्थिर बैठी हुई भी उनमें एक उच्च कोटि के वातावरण में रहने वाले व्यक्ति की शालीनता झलक रही थी। अध्याय 152। अध्याय 152। देखने से ऐसा लग रहा था कि उसकी बहुत ही सावधानी से देखभाल की गई थी। सिर से लेकर पैर तक उसके बालों का हर एक लट करीने से कंघी किया हुआ था, उसके नाखून अच्छे से मैनिक्योर किए हुए थे और यहाँ तक कि उसके कपड़े भी उसकी पुरानी आदतों के अनुसार चुने गए थे। अगर वह चल फिर सकती और बोल सकती तो वह एक प्यारी मनमोहक दादी होती। प्रिय, रोज तुमसे मिलने आई है। फिलिप ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए उसका परिचय कराया। ये वही रोजमेरी है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताता आ रहा था। देखो कितनी सुंदर है ना। वह न केवल दिखने में खूबसूरत है बल्कि पियानो भी बजाती है और लोगों की जान भी बचाती है। हमारे पोते ने तो सच में उससे शादी करके अपनी किस्मत चमका ली है। उसने सुना था कि रोजमेरी पियानो बजाने में विलक्षण प्रतिभा की धनी थी और उसे मेलोडी ने प्रशिक्षित किया था। रोजमेरी ने दयालु बुजुर्ग महिला को देखकर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते दादी। मेरा नाम रोजमेरी है। आपसे मिलकर खुशी हुई। उसने अपने गले में लटके हार को छुआ और कहा, उपहार के लिए धन्यवाद, मुझे ये बहुत पसंद आया। फिर उसने एक उपहार निकाला और कहा, यह आपके लिए है। यह क्या है? फिलिप ने उसकी ओर से इसे ले लिया और खोलने पर पता चला कि यह एक खूबसूरत सोने का कंगन था। यह तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का सोना है। आप देख सकते हैं कि इसका डिजाइन अनोखा है, आप बहुत दयालु हैं। फिलिप ने इसे शर्ली को देते हुए कहा, देखो ये कितना सुंदर है, मैं इसे आपको पहना देता हूँ। उसने बड़ी सावधानी से कंगन अपनी पत्नी की कलाई पर पहनाया और कहा, अगर तुम्हारी दादी प्रतिक्रिया दे पाती तो शायद वह अभी तुम्हें गले लगा रही होती। लेकिन अफसोस, इस बीमारी के कारण कोई भी बदलाव नहीं ला सका। हालांकि वह पलकें झपका सकती थी और सांस ले सकती थी, लेकिन उसके अन्य लक्षण किसी निष्क्रिय व्यक्ति जैसे थे। रोमियो को पता ही नहीं चला कि रोजमेरी ने दादी के लिए कब उपहार तैयार किया था, और वह भी इतना महंगा कंगन। वह भावुक भी हुआ और उसका दिल भी टूट गया। कुछ अमीर लड़कियां नानी से मिलने के बहाने दादाजी से मिलने जाती थीं और दादाजी को खुश करने के लिए उपहार लाती थीं, क्योंकि उनके अवचेतन में ये धारणा थी कि सब्जियों को उपहार की आवश्यकता नहीं होती, और अगर वे उपहार देती भी थीं तो वह व्यर्थ था। लेकिन रोजमेरी दादी को एक असली इंसान की तरह मानती थी, न कि किसी निर्जीव वस्तु की तरह। वह सचमुच उनका सम्मान करती थी और उनके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। यहीं पर वह सबसे अलग दिखी। रोजमेरी ने दादी की कलाई पकड़ी और कहा, दादी, जब आप ठीक हो जाएंगी तो हम साथ में बाहर जा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं और यहाँ तक कि दुनिया देखने के लिए साथ में यात्रा भी कर सकते हैं। ये सुनकर फिलिप को अपने आंसू रोकने के लिए मुंह फेरना पड़ा। रोमियो ने हाथ बढ़ाकर उसकी पीठ थपथपाए, मानो उसे दिलासा दे रहा हो। इस समय तक रोजमेरी ने अपनी जांच पूरी कर ली थी और अपना हाथ हटा लिया था।
अपने मन में यह निष्कर्ष निकालते हुए, मुझे विश्वास है कि वह दिन जल्द ही आएगा। जैसा कि रोमियो ने पहले कहा था, दादी को वाकई मस्तिष्क क्षति हुई थी। बहुत समय पहले उन्होंने एक ऐसे ही मामले का इलाज किया था जिसमें मस्तिष्क की चोट के कारण मरीज कोमा जैसी स्थिति में चला गया था। हालांकि मरीज अंततः ठीक हो गया, लेकिन इसके लिए कई तरह की दवाओं की जरूरत पड़ी, जिनमें से कुछ बेहद दुर्लभ और मुश्किल से मिलने वाली थी, कुछ तो सीमा के बाहर के क्षेत्रों में भी थी, जहां दवा लाने के लिए जाना जान जोखिम में डाल सकता था। लेकिन दादी का मामला उस मरीज से अलग था, शायद उनके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। अभी अभी परीक्षा के दौरान रोजमेरी ने इसे देखा। हालांकि रोजमेरी ने उन्हें तुरंत नहीं बताया, बल्कि वापस जाने के बाद समाधान के बारे में सोचने का फैसला किया। अगर वह उन्हें अभी बता देती तो इससे उन्हें केवल चिंता और दुख ही होता, और कोई दूसरा उपाय भी नहीं होता। दादाजी और दादी जी के साथ रिफ्लेक्शंस विला वापस जाते समय रोमियो ने धीमी आवाज में पूछा, क्या आपको कुछ गड़बड़ लगी? रोजमेरी असमंजस में थी। क्या उसे पता था कि वह बस अपनी दादी का हालचाल पूछने आई थी? तुम्हारी दादी को वाकई मस्तिष्क में चोट लगी है और उनके ठीक होने की संभावना बहुत कम है, रोजमेरी ने सीधे सीधे बात कह दी। रोमियो को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपनी दादी की कलाई छूकर ही बीमारी का पता लगा सकती है। निस्संदेह उसके चिकित्सीय कौशल कई जाने माने डॉक्टरों से कहीं आगे थे। रोजमेरी जानती थी कि उसकी दादी की बीमारी को ठीक करने के लिए 45 अलग अलग दवाओं की जरूरत होगी। इन 39 औषधियों को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था, खासकर सिनामोमम टेनियस नामक औषधि को, जो मुर्गी के दांतों जितनी दुर्लभ थी। यह दवा एक बार त्रिकोणीय क्षेत्र में पाई गई थी, लेकिन वह जगह सांपों के बिल जितनी खतरनाक थी। हालांकि रोजमेरी के अपने दल के सदस्य वहां मौजूद थे, फिर भी वह उस क्षेत्र में आसानी से कदम नहीं रखती थी। इतना ही नहीं, ये भी स्पष्ट नहीं था कि वहां ड्रग मौजूद था या नहीं। रात में रोजमेरी के पास ऐसे लोग थे जो दालचीनी के समान प्रभाव वाली कई दवाइयां खोज रहे थे। उसने विला कास्काडा में उन सभी को आजमाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि कल उसे खुद ही त्रिकोणीय क्षेत्र की यात्रा करनी पड़ेगी। दूसरी ओर फिलिप ने रोमियो को फोन किया और कहा, रोमियो, तुम्हारी दादी की सांस लेने की लय आज अनियमित थी और उनका रक्तचाप काफी गिर गया है। मुझे यकीन नहीं है कि उनकी हालत सुधर रही है या बिगड़ रही है। रोमियो उसकी घबराहट को महसूस कर सकता था। मैं दादा जेम्स से उसे देखने के लिए कहूंगा। दादा जेम्स देश और विदेश दोनों जगह एक जाने माने डॉक्टर थे और संयोग से वे समरफील्ड में ही थे। चिंता मत करो, मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाओ। ठीक है। कंपनी में अपना काम खत्म करने के बाद रोमियो तेजी से फेयरफील्ड मैनर लौट आया। जेम्स न्यूटन अभी अभी अपनी दादी का हालचाल पूछकर लौटा था। उसने आह भरी और बेबसी से कहा, यह एक ऐसे मरीज का लक्षण है जो मृत्यु के करीब है और कोमा जैसी अवस्था में है। दूसरे शब्दों में, आपकी दादी के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। यह सुनकर फिलिप ऐसे बेहोश हो गया जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। फिलिप, बटलर का चेहरा भूत की तरह पीला पड़ गया और उसने कहा, डॉक्टर कैडेन, कृपया फिलिप की मदद करें। जेम्स ने उसे सरसरी नजर से देखा और कहा, वह थोड़ा सदमे में है। उसे अपने कमरे में आराम करने दो। दादा जेम्स, क्या कोई और रास्ता है? रोमियो ने गहरी आवाज में पूछा। उनकी दादी उनके परिवार की आधारशिला थी। अगर उनका देहांत हो गया तो दादाजी शायद इस दुनिया को संभाल न पाए। उनके दादाजी के लिए दादी जी का बहुत महत्व था। वह कह सकता था कि वह उसके अपने जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। एक तरीका तो है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है, जेम्स ने बेबसी से कहा। एक दवा है जिसका नाम है सिनामोमम टेनियस। यह इतनी दुर्लभ है कि कई डॉक्टरों ने इसके बारे में सुना तक नहीं है, देखना तो दूर की बात है। इसे ढूंढना तो जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा। इस दुनिया में केवल कुछ ही लोग जानते थे कि यह कैसा दिखता है। क्या इस दवा से दादी की हालत में सुधार होगा? रोमियो ने गंभीरता से पूछा। बिल्कुल, लेकिन इसे ढूंढना बेहद मुश्किल है। आपकी दादी की हालत शायद इतनी देर तक इंतजार न कर पाए। जेम्स ने अपनी चाय की चुस्की ली, खड़ा हुआ और बोला, मुझे इस मामले में कुछ नहीं पता। मुझे जाना चाहिए। दादा जेम्स को विदा करो, रोमियो ने आदेश दिया। तभी किसी ने एक खाली चेक जेम्स को थमा दिया। जेम्स ने उसे ठुकराते हुए कहा, मैंने किसी काम में मदद नहीं की। मैं ये चेक स्वीकार नहीं कर सकता, यह मुझे ठीक नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जाओ डॉक्टर को ढूंढो। बेल, शायद उसके पास कोई समाधान हो। रोमियो ने ईमानदारी से जवाब दिया, हम पिछले 6 महीनों से खोज रहे हैं, लेकिन हमें डॉक्टर
बेल का कोई सुराग नहीं मिला है। जेम्स ने बेबसी से हाथ हिलाते हुए कहा, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। रोमियो ने इशारा किया और एक नौकर तुरंत जेम्स के पीछे आया और उस पर परामर्श शुल्क स्वीकार करने के लिए दबाव डालने लगा। आपने बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी है। इससे मैकमिलन परिवार को पहले ही बहुत मदद मिल चुकी है। अध्याय 153। जेम्स को ऐसा लग रहा था जैसे वह एक मुश्किल स्थिति में फंस गया हो। आखिरकार उसने हार मान ली और बाद में एक छोटी सी डिजिटल राशि लिखने का फैसला किया। यह ऐसा था जैसे उससे कोई शुल्क लिया गया हो। रोमियो ने अपना फोन निकाला और कहा, मुझे पता लगाना होगा कि मुझे दालचीनी सिन्नामोमम टेनियस कहाँ मिल सकती है। श्री मैकमिलन, आपको इसकी आवश्यकता क्यों होगी? काल असमंजस में था। रोमियो की निगाहें गंभीर हो गईं। यह मेरी दादी की बीमारी के लिए है। काल तुरंत देखने लगा। अगली सुबह उसने रोमियो को फोन किया और पूछा, श्रीमान मैकमिलन, मुझे आखिरकार एक सुराग मिला है। सिन्नामोमम टेनियस को पहले भी त्रिकोणीय क्षेत्र में देखा गया है, लेकिन वह जगह वास्तव में खतरनाक है। हमारे पास संपर्क है, वहां जा सकते हैं, लेकिन ये बेहद जोखिम भरा है। मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। रोमियो का चेहरा और भी गंभीर हो गया। त्रिकोणीय क्षेत्र, क्या वह वहां है? श्री मैकमिलन, क्या पता ये सब व्यर्थ की खोज हो। क्यों न हम वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश करें, कोई ऐसी दवा जो दालचीनी की जगह ले सके। हमारे पास समय कम है। बिना सोचे समझे अलग अलग विकल्पों को आजमाना, कौन जानता था कि इसमें कितना समय लगेगा। वे दालचीनी सिन्नामोमम टेनवेज को ही क्यों न हासिल कर ले, कम से कम उससे उनकी दादी की जान तो बच सकती है। इसे तैयार करो, हम त्रिकोणीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। अरे ये क्या? काल चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर मैकमिलन सच में वहां जाने के बारे में सोचेंगे। क्या शर्ली की हालत बिगड़ रही है? हाँ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ये सुनकर काल को आखिरकार समझ आ गया कि मिस्टर मैकमिलन वहां क्यों जाना चाहते थे। रोजमेरी को काम पर छोड़ने जाते समय रोमियो ने देखा कि उसकी दाहिनी कलाई पर लगी चोट न केवल ठीक नहीं हुई थी, बल्कि और भी बिगड़ गई थी। उसने चिंता से पूछा, क्या हुआ? वह प्रतिदिन सर्वोत्तम दवा का प्रयोग कर रहा था। यह असंभव था कि इसका कोई प्रभाव न हो। क्या आप आजकल अपने हाथ का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं? पियानो बजा रहे हैं या डिजाइन बना रहे हैं? रोजमेरी ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए लापरवाही से जवाब दिया, बस काम में थोड़ी व्यस्त थी। वास्तव में वह पूरी रात विला कास्काडा में काम कर रही थी, दादी की मदद करने के लिए दवा में कुछ बदलाव कर रही थी। दरअसल उसने अपने हाथ का अत्यधिक उपयोग किया था। ज्यादा काम का बोझ मत उठाना। रोमियो ने प्यार से उसका हाथ पोंछा और कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए विदेश जाना है। जब मैं वापस आऊंगा तो उम्मीद है तुम्हारा हाथ पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ठीक है, जरूर। रोजमेरी को उम्मीद नहीं थी कि उसे देश छोड़ना पड़ेगा। वह सोच रही थी कि त्रिकोणीय क्षेत्र में जाने के लिए वह क्या बहाना बनाएगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अवसर अभी अभी सामने आया हो। चिंता मत करो, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगा। उसकी यह बात सुनकर और उसके चेहरे के भाव देखकर रोमियो ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस बात से कुछ ज्यादा ही खुश हो। वह जा रहा है और वह खुश है। क्या वह सिर्फ कल्पना कर रहा था? आप गलत समझ रहे हैं। रोजमेरी ने बेपरवाही से जवाब दिया, मैं खुश नहीं हूं। क्या ऐसा था? अभी अभी तो उसके होंठ निश्चित रूप से मुस्कान में मुड़े हुए थे। कार्यालय के दरवाजे पर पहुंचकर रोमियो ने दवाइयां पैक की और उसे देते हुए कहा, पहले की तरह ही इसे सुबह और रात को एक एक बार लगाओ। पहले इसे लगाओ, फिर इसे गीला मत होने देना। समझ गया। रोमियो ने अनिच्छा से कुछ देर तक उसे गले लगाया, उसे देर तक चूमा, फिर उसे छोड़ते हुए कहा, मेरा इंतजार करना। हम रोजमेरी कार से उतरकर उसके जाने का इंतजार करने लगी। फिर उसने अपना फोन निकाला और कहा, मुझे कॉलिंस फैशन ग्रुप के बगल वाले कॉफी शॉप से ले जाना। जरूर। विला कास्काडा में विमान तैयार रखो, मैं त्रिकोणीय क्षेत्र में जा रहा हूं। त्रिकोणीय क्षेत्र? फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, आखिरकार आप खुद ही मामले को अपने हाथ में लेने जा रहे हैं और उन उपद्रवियों से निपटने वाले हैं। बहुत बढ़िया। रोजमेरी के वहां रहते हुए भला कौन अकड़ दिखाने की हिम्मत करेगा? उन लोगों ने रोजमेरी की असली क्षमताओं को नहीं देखा था। अगर उन्होंने देखा होता तो शायद वे बुरी तरह डर जाते। रोजमेरी घर पर फोन करते हुए कैफे की ओर चल पड़ी। माँ, मेरी एक दोस्त मुश्किल में है, मुझे उससे मिलने जाना होगा। हाँ, मामला थोड़ा गंभीर है, वो विदेश में है, मुझे शायद कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। फोन रखने के बाद रोजमेरी ने डीन को फोन किया और कहा, मुझे इन 2 दिनों में कुछ काम निपटाने हैं,
अगर कंपनी में कोई पूछे तो बस कह देना कि मैं मीटिंग में हूं, उन्हें यह मत बताना कि मैं बाहर हूं। यह पहली बार था जब डीन ने सुना कि रोजमेरी काम पर नहीं आ पाएगी। उसने तुरंत जवाब दिया, कोई बात नहीं, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? वह और अधिक जानना चाहता था, लेकिन उसके पूछने से पहले ही कॉल कट गई। ये तो रोजमेरी का स्वभाव है, हमेशा फुर्तीली और निर्णायक, फालतू की बातों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं। इसी बीच एक आलीशान निजी जेट पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। 4 अंगरक्षक सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़े थे। जैक के पास काफी सारा सामान था और जोन्स के पास गोलियों का जखीरा था। रोजमेरी को देखते ही वे जल्दी से उसके पास पहुंच गए। आखिरकार तुम आ ही गए। अचानक त्रिकोणीय क्षेत्र की यात्रा क्यों? इससे पहले कि जोन्स अपना सवाल पूरा कर पाता, जैक ने उसे बीच में ही रोक दिया। क्या ये स्पष्ट नहीं है? ये भी मिस रोज का ही इलाका है। हम उन बदमाशों को दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। क्या यही करना न्यायसंगत नहीं है? सिनामोमम टेनियस पर नजर रखना। रोजमेरी विमान की सीढ़ियों पर चढ़ी, उसकी आभा बहुत प्रभावशाली थी और उसका पिछला दृश्य बेहद आकर्षक था। सिनामोमम टेनियस। जैक चौंक गया। पिछली बार जब उन्होंने इसका सामना किया था, वह घटना अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थी। मैडम, इस बार हम किसे बचा रहे हैं? रोजमेरी ने बिना झिझक के खुलासा कर दिया। शर्ली, रोमियो की दादी। जैक को ऐसा लग रहा था मानो वह सोने के पहाड़ को देख रहा हो, जो उसे बुला रहा हो। वे इसके लिए भारी भरकम कीमत चुका रहे होंगे, है ना? रोजमेरी को इसके लिए दोबारा अपनी जान जोखिम में डालने के लिए कम से कम कुछ $10 मिलियन तो होने ही चाहिए, है ना? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। जैक और जोन्स ने अविश्वास से एक दूसरे को देखा। तो बॉस, ये सब बिना पैसे के कर रहा था? क्या ये सब व्यर्थ की मेहनत है? तो फिर रोजमेरी ऐसा क्यों कर रही थी? क्या वह रोमियो के अच्छे रूप रंग से प्रभावित हुई थी, या रोमियो की किसी बात से प्रभावित हुई थी? चले जाओ। रोजमेरी की आवाज में ठंडक का हल्का सा एहसास था। जैक और जोन्स को रोमियो के लिए मन ही मन सहानुभूति महसूस हुई। ऐसी रूखी मिस के साथ हर दिन व्यवहार करना कितना जटिल होगा। क्या वह भी उतना ही तनावग्रस्त था जितना वे लोग थे? 8 घंटे की उड़ान के बाद रोजमेरी ने विमान में झपकी ली। जब वह उठी तो उसने एक शानदार पोशाक पहनी, बेसबॉल कैप लगाई और एक कूल लड़की में बदल गई। मैडम, वहां एक वायरस फैल रहा है। इसे वायरस X3 कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह हवा के माध्यम से फैलता है और संक्रमित लोगों को पूरे शरीर में गलने की समस्या हो जाती है और वे दर्दनाक मौत मर जाते हैं। ये वायरस त्रिकोणीय क्षेत्र में स्थित एक प्रसिद्ध अनुसंधान संस्थान में उत्पन्न हुआ था और अभी तक इसका कोई ज्ञात इलाज नहीं है। जैक ने रोजमेरी को एक काला मास्क देते हुए कहा, हमारे कुछ भाई भी संक्रमित हो गए हैं। मुखौटा पहनने के बाद रोजमेरी की साफ और चमकदार आंखें और भी ज्यादा चमक उठी, जिससे वह और भी आकर्षक लगने लगी। वापस आकर देख लूंगी। ठीक है। जैक ने मिस के चेहरे पर एक नजर डाली और कहा, अगर मिस एक लड़का होती तो लड़कियां उसके पीछे दीवानी हो जाती। मिस बहुत खूबसूरत हैं। रोमियो वाकई भाग्यशाली है। जैसे ही उनका विमान त्रिकोणीय क्षेत्र में दाखिल हुआ और पायलट को आत्मरक्षा प्रणाली सक्रिय करने का मौका मिलने से पहले ही एक गोला उनके पिछले पंख से टकराया। विमान तुरंत संतुलन खो बैठा और बेकाबू होकर घूमने लगा। हवा केबिन के अंदर तेज अलार्म बजने लगा। अध्याय 154। हालात बेकाबू हो रहे थे और रोजमेरी ने सहज रूप से रेलिंग पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसका चेहरा सख्त था। भगवान का शुक्र है कि सबने सीट बेल्ट लगा रखी थी, वरना अब तक तो उन्हें बाहर फेंक दिया गया होता। ये किसने किया? जैक ने बड़बड़ाते हुए कहा और मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा होकर कॉकपिट की ओर बढ़ा। आजकल इतना घमंडी कौन हो गया है? रोजमेरी कुछ समय से दूर थी और ऐसा लग रहा था कि यहाँ खतरा बढ़ गया है। हाल ही में माफिया वुल्फ नाम का एक नया गिरोह सामने आया है। वे काफी दिलेर हैं और माफियासी को छोड़कर बाकी सभी गिरोहों के साथ झगड़ा खड़ा कर रहे हैं। रोजमेरी ने ठंडी हंसी हंसी। तो उन्हें लगता था कि वे बहुत बड़े आदमी हैं, है ना? आज की घटना माफिया वुल्फ का काम हो सकती है। जोन्स ने गुस्से से थूकते हुए कहा, काश वह उन सभी को एक ही झटके में खत्म कर पाता। विमान की पूंछ को मामूली नुकसान पहुंचा था और वह तेजी से नीचे गिर रहा था। जगह का पता लगाओ और बम गिरा दो, रोजमेरी ने ठंडे लहजे में कहा। अगर उनमें हमारे पीछे बम गिराने की हिम्मत है तो उन्हें अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपातकालीन लैंडिंग के लिए कोई जगह ढूंढो। ठीक है। जोन्स ने तुरंत अपने आदेश कॉकपिट को बता दिए। कप्तान ने ठीक 2 बजे उनकी पूंछ पर हुए हमले के स्थान को निशाना बनाया और बम गिरा दिया। जोरदार धमाका हुआ और घना धुआं फैल गया। पूरा त्रिकोणीय क्षेत्र एक बार फिर दहशत में डूब गया।
आपातकालीन लैंडिंग के बाद कई कारें तेजी से रोजमेरी के सामने आकर रुक गईं। जो लोग बाहर निकल पाए वे सभी हथियारबंद थे और रोजमेरी को देखकर उन सभी ने बहुत सम्मान दिखाया। याद, मिस, आप यहाँ हैं। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। रोजमेरी कार में बैठ गई, उसकी आंखों में थोड़ी सी ठंडक झलक रही थी। सभी लोग उसके शांत स्वभाव की प्रशंसा करते थे। बॉस ने इतनी भीड़भाड़ वाली जगह पर भी अपना चेहरा भावहीन बनाए रखा था, मानो उसे किसी की परवाह ही न हो। अगर उनके देश का कोई मशहूर गुप्तचर भी इस इलाके में प्रवेश कर जाए तो भी वे अत्यधिक सतर्क रहेंगे, उनकी निगाहें अतिरिक्त चौकस रहेंगी। लेकिन मिस की पूंछ पर बम गिरा दिया गया था और वह ऐसे दिख रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो, उसकी निगाहें साफ और उदासीन थीं। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। वह रोमियो था। रोज, मैं विदेश पहुंच चुका हूं। रोमियो ने घड़ी देखी। बाद में कोई तुम्हें काम से लेने आ जाएगा। क्या आप मुझे काम से लेने आ सकते हैं? रोजमेरी ने तुरंत जवाब दिया, मेरे पास अपनी खुद की कार है। जब तुम अकेले सफर करती हो तो मुझे चिंता होती है। रोमियो की आवाज कोमल और दृढ़ थी। बस जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। डेरेक 3 मिनट में आ जाएगा। गाड़ी में खाना है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। रोजमेरी थोड़ी नाराज थी, लेकिन उसका लहजा फिर भी सौम्य था। मैं डीन को भेज दूंगी। मेरी बाद में एक मीटिंग है। आज कुछ काम निपटाने हैं। मुझे लेने आने की जरूरत नहीं है। इतनी देर रात तक तुम्हारी मीटिंग है। रोमियो को चिंता हुई कि वह खुद पर ज्यादा बोझ डाल रही है। घर पहुंचकर मुझे फोन कर देना। ठीक है। फोन रखने के बाद रोजमेरी ने डीन को फोन किया, जो तुरंत नीचे चला गया। एक लिमिटेड एडिशन रोल्स रॉयस को आते देख डीन ने मन ही मन सोचा, रोमियो तो वाकई बहुत अमीर है, न सिर्फ इतनी शान शौकत वाली गाड़ी मुहैया करा रहा है। ड्राइवर के लिए कार तो थी ही, लेकिन ड्राइवर खुद भी काफी शानदार दिख रहा था। नमस्ते, मैं सुश्री रोज का सहायक हूँ। आप मुझे डीन कह सकते हैं। डीन का मुस्कुराते हुए स्वागत किया गया। आप श्री मैकमिलन के आदेश पर यहाँ आए हैं, है ना? हेलो, मैं श्री मैकमिलन का निजी सहायक हूँ। आप मुझे डेरेक कह सकते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा, डेरेक। डीन ने देखा कि डेरेक के पास ढेर सारे महंगे स्नैक्स थे और वह अमीरों की आलीशान जीवनशैली देखकर दंग रह गया। एक साधारण भोजन का खर्च उसकी मासिक तनख्वाह के बराबर था। मिस रोज कहाँ हैं? डेरेक को वह लड़की दिखाई नहीं दी और वह पूछे बिना नहीं रह सका। ओह, सुश्री रोज इस समय एक मीटिंग में हैं और उन्हें बाद में कुछ और काम निपटाने हैं। उन्होंने श्री मैकमिलन को पहले ही बता दिया है कि वह अकेले घर जाएंगी। ठीक है। डेरेक ने दोनों हाथों से नाश्ता देते हुए कहा, ये मिस्टर मैकमिलन की तरफ से मिस रोज के लिए हैं। क्या आप इन्हें उन तक पहुंचाने में मेरी मदद कर सकते हैं? कोई बात नहीं, आने के लिए धन्यवाद, डेरेक। डीन ने विनम्रता से कुछ बातें की, फिर खाना लेकर ऊपर गया और रोजमेरी को फोन किया, सुश्री रोज, इस सारे खाने का मैं क्या करूं? इसे खाएं। क्या ये सब मेरे लिए? डीन रोमांचित था, लेकिन खुद को ये कहने से रोक नहीं पाया, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, मैं इसे अकेले पूरा नहीं कर सकता। मॉली को भी थोड़ा दे दो। कार में बैठी रोजमेरी ने ठंडी आवाज में कहा, और अपनी जबान संभाल कर बात करो। ठीक है। डीन ने कुछ सामान मॉली को भी दिया। अपने अड्डे पर पहुंचकर रोजमेरी कार से बाहर निकली। बाहर खड़े उसके कुछ अधीनस्थों ने उसे देखा और उत्साह से बोले, बॉस, आप आ गईं। रोजमेरी ने देखा कि उन सभी ने मास्क पहन रखे थे और वह भौहें चढ़ाकर बोली, कितने लोग संक्रमित हैं? कल 4 थे, आज 3 और। उनमें से एक ने कहा, बॉस, वे सब डॉक्टर के पास हैं, आप अंदर मत जाइए। रोजमेरी थोड़ी असमंजस में थी। कल एक डॉक्टर संक्रमित हो गया और आज उसका पूरा शरीर सड़ने लगा है। दूसरे ने कहा, ये बीमारी बहुत घातक है। जरा सी लापरवाही भी आपकी जान ले सकती है। अगर हमने आपको खो दिया तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगी। रोजमेरी अंदर आई, उसने वायरस को गंभीरता से नहीं लिया। बॉस, अगर आप सच में अंदर जा रहे हैं तो सुरक्षा कवच पहनना न भूलें। एक अधीनस्थ ने जल्दी से याद दिलाया। नहीं तो अगर उसे संक्रमण हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये रोजमेरी का अड्डा था। एक विशाल खुले मैदान के पीछे उसका मुख्य किला था और दूसरी मंजिल पर उसकी अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित थी। कुछ संक्रमित लोग सुदूर पूर्वी वार्ड की दूसरी मंजिल पर हो सकते हैं। रास्ते में सभी ने उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। रोजमेरी ने सुरक्षात्मक सूट पहना और पूर्वी वार्ड में चली गई, जहां 7 संक्रमित लोग 7 बिस्तरों पर लेटे हुए थे। उनकी त्वचा अलग अलग स्तर तक सड़ रही थी। वे असहनीय दर्द में थे। बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर। शॉन,
डॉक्टर शॉन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, जैसे मैं आग में जल रहा हूँ। कृपया मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। अपने घावों को मत खुजलाओ, जितना ज्यादा खुजलाओगे उतनी ही जल्दी मौत होगी। डॉक्टर शॉन बुरी तरह घबरा गए थे। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वह मुड़ा और रोजमेरी को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी उद्धारकर्ता को देख लिया हो। बॉस, आप आखिरकार आ ही गए। रोजमेरी को देखकर डॉक्टर शॉन बहुत उत्साहित हो गए, उन्हें लगा जैसे आखिरकार उम्मीद की किरण जगी हो। मुझे बताओ क्या हो रहा है। रोजमेरी अंदर आते ही मरीजों की जांच करने लगी और उनकी नब्ज देखने लगी। किसी ने माफियासी की प्रयोगशाला से एक ऐसी दवा चुरा ली जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी और उसे जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए बाजार में बेच दिया। डॉक्टर शॉन ने गुस्से में कहा, संक्रमित लोगों को पहले बुखार आता है और धीरे धीरे उनकी त्वचा जलने लगती है। वे इसे सहन नहीं कर पाते और खुजली करने लगते हैं। थोड़ी देर की राहत के बाद उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। इसलिए वे खुजली करते रहते हैं और जितना ज्यादा वे खुजली करते हैं उतनी ही तेजी से उनकी त्वचा सड़ने लगती है जब तक कि वे पूरे शरीर के सड़ने से मर नहीं जाते। डॉक्टर शॉन ने पूरी प्रक्रिया को देखा। वे चिंतित थे लेकिन असहाय भी थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी मदद कैसे करें। पूरी प्रक्रिया में केवल 3 दिन लगते हैं, डॉक्टर शॉन ने बेबसी से कहा। बिस्तर पर लेटे कुछ लोगों के पास अब जीने के लिए केवल 2 दिन बचे थे, कुछ के पास तो सिर्फ 1 दिन। रोजमेरी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। ऐसे अमानवीय नशीले पदार्थ, ऐसे निर्लज्ज लोग। कई बड़े गुटों और कुछ छोटे समूहों में संक्रमित लोग हैं। डॉक्टर शॉन ने आह भरते हुए कहा, पूरा त्रिकोणीय क्षेत्र दहशत में है। बाहर निकलते समय हर कोई मास्क पहन रहा है। इनमें से कुछ समूहों ने विदेशों से चिकित्सा विशेषज्ञों और देश के भीतर से कुछ प्रसिद्ध पारंपरिक चिकित्सकों को आमंत्रित किया था, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी इस बीमारी के सामने असहाय साबित हुए। मेरी सुई का पैकेट लाओ। रोजमेरी के बोलते ही डॉक्टर शॉन तुरंत उसे लेने चले गए। रोजमेरी ने पैकेट खोला, उसमें से पतली चांदी की सुइयां निकाली और एक एक करके उन्हें मरीजों में से एक के एक्यूपंक्चर बिंदुओं में लगाया। मेरे बताए क्रम का पालन करें और बाकी लोगों को सुई लगाएं। रोजमेरी ने डॉक्टर शॉन को करके दिखाया। डॉक्टर शॉन ने भी तुरंत उनका अनुसरण किया। कुछ देर बाद कई मरीजों ने ताज़ा खून की उल्टी की। हालांकि उन्हें पूरे शरीर में थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, लेकिन उनकी त्वचा अभी भी जलती हुई सी महसूस हो रही थी। मैं थोड़ी देर के लिए प्रयोगशाला जा रही हूँ, यहाँ कुछ लोगों को बुलाओ ताकि वे उन पर नजर रख सकें। उन्हें अपने घावों को खुजलाने मत देना। अगर खुजली असहनीय हो तो वे अपनी उंगलियों से धीरे से मल सकते हैं। रोजमेरी ने निर्देश दिया। हाँ, रोजमेरी ने कुछ जड़ी बूटियों के लिए एक नुस्खा लिखा और किसी को पीछे स्थित जड़ी बूटियों के पहाड़ पर भेजा ताकि वह आवश्यक 20 कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा कर सके। उसने अभी जो सुई चुभाई, उससे जहर के फैलने की गति केवल अस्थायी रूप से धीमी हो सकती है। शरीर से विषैले पदार्थों को पूरी तरह से निकालने के लिए 29 अलग अलग जड़ी बूटियों की आवश्यकता थी। सौभाग्य से वे सभी 29 जड़ी बूटियां उसके जड़ी बूटी के भंडार में मिल गईं। इस दौरान माफियासी के इलाके में काल ने जल्दी से आकर रिपोर्ट दी, श्री मैकमिलन 4 और भाई वायरस X3 से संक्रमित हो गए हैं। बेहतर होगा कि आप पहले मास्क पहन लें। एक बार संक्रमित हो जाने पर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रोमियो ने एक मुखौटा पहन लिया जिससे केवल उसकी तेज आंखें ही दिखाई दे रही थीं। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। हमारी प्रयोगशाला की दवाएं बाहर कैसे लीक हो गईं? सुना जा रहा है कि हमारे गिरोह के एक गद्दार ने ऐसा किया है। हम उससे निपट रहे हैं। काल ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उन्हें धोखा देने की हिम्मत करेगा। रोमियो की आंखों में उदासी देखकर काल ने तुरंत कहा, हमारे विशेषज्ञ एक एंटीडोट पर शोध कर रहे हैं, लेकिन इस वायरस से संक्रमित लोग 3 दिनों के भीतर पूरे शरीर के सड़ने से मर जाएंगे। जब तक एंटीडोट विकसित होगा तब तक आधे लोग शायद मर चुके होंगे। ये वायरस बेहद संक्रामक था और एक बार संक्रमित होने पर मृत्यु दर 100% थी। श्रीमान मैकमिलन, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। जैसे ही हमें सिनामोमम टेनियस मिल जाएगा, हम तुरंत निकल जाएंगे। हम संक्रमितों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। विशेषज्ञों को जल्द से जल्द इलाज ढूंढने में तेजी लानी चाहिए। रोमियो की आवाज एकदम ठंडी थी। सिनामोमम टेनियस के बारे में कोई खबर है? खबर मिली है कि त्रिकोणीय क्षेत्र में एक नीलामी में ऐसा एक सिक्का दिखाई दिया है। मैंने पहले ही लोगों को जांच के लिए भेज दिया है। मुझे जल्द ही कुछ खबर मिल जाएगी। रोमियो ने अपना फोन चालू किया। उसकी निगाहें स्क्रीन पर दिख रही लड़की पर टिकी थीं और उसकी आवाज नरम पड़ गई। खबर मिलते ही तुरंत निकल जाना। उसे सिनामोमम टेनुइस प्राप्त करना था।
कुछ ही घंटों के अंतराल पर अपने फोन की स्क्रीन पर उस लड़की को देखते हुए उसे उसकी याद आने लगी। अपनी आखिरी विदेश यात्रा के दौरान उन्हें उसकी इतनी याद आई कि वे सो नहीं पाए। जब वह वापस आया और उसने उसे अपनी बाहों में लिया तभी उसे आखिरकार अच्छी नींद आई। काल की नज़र अपने स्क्रीन सेवर पर पड़ी। तस्वीर में मिस रोज उस दिन की थी जब वह पैरामाउंट थिएटर गई थी और ये तस्वीर चुपके से एक फोटोग्राफर ने खींची थी। रोमियो ने उस तस्वीर को काफी ऊंची कीमत पर खरीदा और उसे अपने फोन के वॉलपेपर के रूप में इस्तेमाल किया। अगर मिस रोज को पता होता कि रोमियो उनसे कितना गहरा प्यार करता है तो वह निश्चित रूप से भावुक हो जाती। आखिरकार मिस रोज ही वह पहली और शायद आखिरी महिला थी जिन पर रोमियो की नजर पड़ी थी। ठीक है, मैं तुरंत लोगों को इस काम पर लगा देता हूं, काल ने सम्मानपूर्वक पीछे हटते हुए कहा। अध्याय 155 रोजमेरी ने अपने द्वारा विकसित विषनाशक को गोलियों में बदल दिया और अपने 7 साथियों में से प्रत्येक को एक एक गोली दे दी। कुछ समय बाद उन्होंने अपने शरीर में कुछ जादुई बदलाव देखे। मुझे अब अपने शरीर में जलन वाला दर्द महसूस नहीं हो रहा है और मेरे चक्कर आना भी कम हो गए हैं। मेरी त्वचा में अब खुजली नहीं होती और मुझे खुजलाने की इच्छा भी नहीं होती। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यह अद्भुत है। वे सभी रोजमेरी को ऐसे देख रहे थे मानो वह कोई चमत्कारिक डॉक्टर हो। उनकी आंखें प्रशंसा और कृतज्ञता से भरी हुई थीं। रोजमेरी ने उन्हें गोलियों की बोतल फेंकते हुए कहा, अगले 4 दिनों तक हर दिन एक गोली लो। तुम्हारी क्षतिग्रस्त त्वचा पर पपड़ी जम जाएगी और नई त्वचा उगाएगी। तो हम मरने वाले नहीं हैं। सातों गुंडे बेहद खुश थे और घुटनों के बल बैठकर रोजमेरी को धन्यवाद देने के लिए बिस्तर से उठना चाहते थे। रोजमेरी ने उन्हें रोककर कहा, आराम करो, मुझे धन्यवाद देने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम ठीक हो जाओ और गिरोह के लिए काम करते रहो। उसने एक और बोतल डॉक्टर शॉन की ओर फेंकते हुए लापरवाही से कहा, बाकी लोगों को ये दे दो। जब तक उनके शरीर में एंटीबॉडी मौजूद थी तब तक वे संक्रमित नहीं होते, भले ही वे वायरस एक्सटीन के संपर्क में आ जाएं। डॉक्टर शॉन ये देखकर दंग रह गए कि रोजमेरी इतने कम समय में एक प्रतिकार विकसित करने में कामयाब हो गई थी और उन्होंने रोजमेरी की बहुत प्रशंसा की। बेस, अगर तुम त्रिकोणीय क्षेत्र में ही रहने का फैसला करती हो तो माफिया क्वीन नेता की कुर्सी देर सवेर तुम्हारी ही होगी। जैसे ही रोजमेरी यह कहने वाली थी कि यह उसका लक्ष्य नहीं था, जैक एक खबर लेकर आया। बॉस, मेरे पास कुछ अच्छी खबर है और कुछ बुरी खबर। आप पहले कौन सी सुनना चाहते हैं? रोजमेरी ने बिना किसी झिझक के ऊपर देखा और कहा, अच्छी खबर है। 1 घंटे में होने वाली नीलामी में सिना मोमटेनियस शो का स्टार होगा। बुरी खबरें, मैंने सुना है कि यह सिर्फ एक ही है और माफियासी भी इसे चाहता है। माफियासी उस त्रिकोणीय क्षेत्र का सरगना था और बाकी सभी गिरोह और ताकतें उनकी प्रतिष्ठा से थोड़ा डरती थीं। हाल ही में उभर रहे माफिया वुल्फ ने भी उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं की। ऐसी अफवाह थी कि माफियासी के पीछे का बड़ा सरगना कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे वे पंगा नहीं लेना चाहते थे। उसके पास अकल्पनीय धन और शक्ति थी। मैडम, इससे भी बुरी खबर है। जैक ने मुश्किल से अपनी बात कही क्योंकि उसने देखा कि रोजमेरी का चेहरा बिगड़ रहा था। साफ साफ बता दो। जैसा कि उम्मीद थी, रोजमेरी की आवाज और भी ठंडी हो गई थी। शहर के दक्षिण में हुई पिछली नीलामी में एक सिना मोमटेनियस 300 मिलियन में बिका था। रोजमेरी को गहरा सदमा लगा। 300 करोड़, क्या वे लोगों को लूट रहे थे? जैक ने देखा कि रोजमेरी का चेहरा और भी बिगड़ रहा है और उसने घबराते हुए कहा, ये 300 मिलियन डॉलर है। मैंने सही सुना? उन्होंने कहा कि इस नीलामी के लिए वित्तीय चेक की आवश्यकता है। जिसके पास 10 मिलियन से कम है वह इसे नहीं खरीद सकता। खाता तो लॉग इन ही नहीं हो पा रहा है। उसने अपना सिर खुजाया और हिचकिचाते हुए पूछा, मैडम, क्या आपके पास अभी भी पैसे हैं? उसके माता पिता द्वारा दिए गए पैसे और उसकी खुद की कमाई, सब कुछ विला कास्काडा के दवा अनुसंधान में निवेश किया गया था। फिलहाल उसके पास केवल वही कार्ड था जो उसके भाई ने उसे दिया था, जिसमें केवल 200 मिलियन थे जो जाहिर तौर पर पर्याप्त नहीं थे। मैंने सुना है कि माफियासी जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उनके पास पर्याप्त पैसा है, न केवल 300 मिलियन बल्कि 3 बिलियन भी वे वहन कर सकते हैं। एक बार बोली शुरू हो जाने के बाद वह निश्चित रूप से नुकसान में होगी। रोजमेरी का चेहरा देखकर जैक चुप हो गया। उसका चेहरा बेहद उदास था। उसने घबराकर कहा, मैडम, मैकमिलन परिवार ने अभी तक हमें पैसे नहीं दिए हैं और शर्ली, मुझे नहीं लगता कि हमें पैसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके आखिरी वाक्य ने रोजमेरी को झकझोर दिया। उसने भौहें चढ़ा ली और उसे चेतावनी भरी नजर से देखा। मेरा मतलब है, माफियासी को ये कीमती संपत्ति हासिल करनी ही होगी और इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है।
जरा सोचिए, $300 मिलियन से आप कितनी सारी चीजें खरीद सकते हैं। नॉर्थ में विलास को ही ले लीजिए। उदाहरण के लिए समरफील्ड सेंटर। उतने पैसों में तो आप ऐसे 30 सेंटर खरीद सकते हैं। एक बूढ़ी औरत को बचाने की क्या जरूरत है? 30 विला हर दिन बदलते हुए, क्या यह आरामदायक नहीं लगता? मेरा मतलब है, कुछ चीजें हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करनी होंगी। उस 300 मिलियन को मौज मस्ती पर खर्च करना उस बूढ़ी औरत को बचाने पर खर्च करने से बेहतर है, जिसका उससे खून का कोई रिश्ता भी नहीं है। चलो करते हैं। रोजमेरी ने मानो मन बना लिया था, हम नीलामी में जा रहे हैं। हथियार साथ ले जाना न भूलें। बॉस, क्या आप कोई डकैती की योजना बना रहे हैं? जैक बॉस के साहस की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। यह नीलामी माफिया वुल्फ द्वारा आयोजित की जा रही है। अगर हमने हंगामा किया तो कौन जाने हमारे कितने लोग घायल हो जाएंगे। आप मेरे साथ आओ। रुको, मैं। सिर्फ हम दोनों। जैक को अपनी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। बॉस के हुनर के आगे वो तो आसानी से बच निकल सकती थी, लेकिन उसे बस कुछ मामूली खरोंचे ही लगे तो किस्मत की बात होगी। वह सचमुच उसकी परवाह करती थी। जब भी कोई खतरा होता है तो वह सबसे पहले उसी के बारे में सोचती है, लेकिन जब वेतन मिलने का दिन आता है तो वह सबसे पहले उसी को भूल जाती है। जैक की घबराहट देखकर रोजमेरी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और बोली, डकैती के बारे में किसने कुछ कहा? अगर तुम डकैती की योजना नहीं बना रहे हो तो क्या तुम उधार के लेन देन करने की योजना बना रहे हो? जैक असमंजस में था। मेरे अपने तरीके हैं। रोजमेरी को इतना आत्मविश्वासी देखकर जैक का मन बदल गया, लेकिन उसे ईमानदारी से कहना पड़ा, ओह हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। रोजमेरी जानती थी कि जैक उसे खुशखबरी नहीं सुनाने वाला, और स्वाभाविक रूप से उसका चेहरा उतर गया। जल्दी बताओ, नहीं तो मैं चाकू उठा लूंगी। ये दालचीनी का बर्तन माफिया वुल्फ की संपत्ति है। नीलामी उनकी है, आयोजन स्थल उनका है। हमने आज उनके आधे अड्डे को उड़ा दिया है। भले ही हमारे पास पैसा हो, वे शायद हमसे सौदा नहीं करना चाहेंगे। ये वाकई बहुत जोखिम भरा है। अगर माफिया वुल्फ ने उन्हें देख लिया होता तो उनकी जमकर पिटाई होने वाली थी। रोजमेरी की आंखें ठंडी पड़ गईं। क्या वह उसे ये सब बातें अभी बता रहा है? हम में दालचीनी के फूल होना मुमकिन ही नहीं है। शायद उन्हें हार मान लेनी चाहिए थी। जैक ने इसके बारे में सोचा, लेकिन इसे जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि रोजमेरी उसका सिर काट देगी। रोजमेरी ने समय देखा और कहा, गाड़ी तैयार करो, हम नीलामी में जा रहे हैं। क्या? फिर भी बॉस ने जाने की हिम्मत कैसे की? बॉस को मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, लेकिन जैक था। इस दौरान खबर सुनते ही काल ने तुरंत रोमियो को सूचना दी, श्री मैक्मिलियन, 40 मिनट में नीलामी में सिनेमोमटेनियस प्रदर्शित किया जाएगा। प्रवेश के लिए आपकी संपत्ति की जांच की जाएगी। उन्हें करने दो। रोमियो को कोई परवाह नहीं थी। उसका लहजा बेपरवाह था। काल ने आगे कहा, इस कार्यक्रम का आयोजन माफिया वुल्फ कर रहा है। वे हमारे साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस नीलामी में हमें दालचीनी सिनेमोमटेनियस मिलने की अच्छी संभावना है। बस इतना ही। सवाल कीमत का है। पिछला सौदा 300 मिलियन का था। ये तो बहुत ज्यादा कीमत है। यहां तक कि सबसे अच्छी दवाएं भी आमतौर पर 50 मिलियन से अधिक नहीं बिकती थीं। क्या वे अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं? रोमियो की आवाज ठंडी थी। क्या वे इसके लायक भी हैं? उसे त्रिकोणीय क्षेत्र में माफिया वुल्फ द्वारा हाल ही में की गई गैरकानूनी गतिविधियों के बारे में जानकारी थी। उसे ऐसे छोटे गिरोह के साथ गठबंधन करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पैसा हर समस्या का समाधान नहीं कर सकता। कभी कभी बल प्रयोग आवश्यक होता है। रोमियो ने मन ही मन खुद से कहा, अच्छा रिश्ता बनाना सपने में ही संभव है। अध्याय 156। यह नीलामी शहर के दक्षिणी हिस्से में होगी। रोजमेरी ने सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली थी और जैक को निजी बूथ नंबर 3 में ले आए। इसके तुरंत बाद उनके ठिकाने की सूचना माफिया वुल्फ के सरगना को दे दी गई। बॉस, माफिया फ्लेम के लोग आ गए हैं। उम्मीद नहीं थी कि उनमें हमारे इलाके में कदम रखने की हिम्मत होगी। बस यही तो आप चाहते थे। क्या तुम कभी स्कूल गए हो? कीथ ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और धीरे धीरे धुआं अपने चेहरे पर उड़ाते हुए कहा, लगता है तुम्हें मुहावरों की अच्छी जानकारी है। हे बॉस, आप तो बड़े दयालु हैं। मैं कुछ साल प्राथमिक विद्यालय में भी गया था। उसके अधीनस्थ ने घबराकर हल्के से हंसते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, कीथ ने अपनी सिगरेट को अपने सिर पर जोर से बुझा दिया। मैं कभी स्कूल नहीं गया और मुझे नफरत है जब लोग मेरे सामने अपना ज्ञान दिखाते हैं। आह! उसका माथा दर्द से कांप उठा, लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका।
वो घुटनों के बल बैठ गया और दया की भीख मांगने लगा। मालिक, आप गलत समझ रहे हैं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आपकी राखदानी बनने लायक हूँ। कीथ ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा, क्या दर्द हो रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे जगाने के लिए आपका धन्यवाद कीथ, अब मैं तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ। कीथ ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसे जाने दिया। बॉस, क्या हमें उन्हें घेर लेना चाहिए? क्या उन्हें एक ही झटके में खत्म कर देना चाहिए? जल्दी नहीं है। कीथ ने एक और पतली सिगरेट जलाई, एक कश लिया। जब तक वे बोली जीत नहीं लेते तब तक इंतजार करो। उन्हें मारने से पहले क्यों न जल्दी से कुछ पैसे कमा लिए जाएं। समझा। जैसे ही उसका अधीनस्थ जाने वाला था, कीथ ने उसे वापस बुलाया और पूछा, वे कितने हैं? सिर्फ 2। एक पुरुष है, एक महिला हो सकती है। ये हो सकता है। क्या तुम पुरुष और स्त्री के बीच अंतर भी नहीं बता सकते? ऐसा लग रहा था कि उसने पहले अपनी सिगरेट गलत जगह बुझाई थी। उसे आग अपने सिर पर नहीं, बल्कि अपनी आंखों पर लगानी चाहिए थी। आंखें होने का क्या फायदा? उसका माथा बुरी तरह डर गया और जल्दी से समझाया। उस व्यक्ति ने टोपी और बड़ा मास्क पहन रखा था, हुडी और लंबी पैंट पहने हुए था। मैं सचमुच कुछ नहीं कर सका। कहना, भाड़ में जाओ। हाँ, कीथ ने अपनी सिगरेट के कुछ और कश लिए। सिर्फ 2 लोग, उनमें तो गजब का साहस है। क्या आप माफिया वुल्फ के अड्डे पर बमबारी करने की हिम्मत करते हैं? देखते हैं कि वे बच पाते हैं या नहीं। अष्टकोणीय मंच, प्रत्येक तरफ एक बूथ था, कुल मिलाकर 3 मंजिलें थीं। रोजमेरी का बूथ नंबर 3 सबसे ऊपरी मंजिल पर था। मैडम देखिए, इस बोली बटन से केवल 3 मिलियन ही बढ़ सकते हैं। हर बार आपको 3 मिलियन जोड़ने होंगे। जैक ने पाया कि बूथ में बोली लगाने वाले बटन में केवल एक ही विकल्प था। ये तो हद है। माफिया वुल्फ खुलेआम लोगों को लूट रहा है। रोजमेरी ने आराम से पैर मोड़े सोफे पर बैठी, एक हाथ में फोन था और दूसरे हाथ से मेज पर रखे नींबू पानी की चुस्की ले रही थी। मिस, क्या आपको डर नहीं है कि इसमें जहर मिला हुआ है? जैक ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, मानो वह रोजमेरी के साहस की प्रशंसा कर रहा हो। रोजमेरी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। इस दुनिया में ऐसा कौन सा जहर है जिसे मैं सहन नहीं कर सकती? अच्छा सुझाव है। इतना कहकर जैक ने नींबू पानी का गिलास उठाया और उसे गटक लिया। पूरे दिन बॉस के साथ भाग दौड़ करने के बाद उसे सचमुच बहुत प्यास लगी थी। ये नींबू पानी तो वाकई बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा था जैसे वह सोच रहा हो। उसने एक और गिलास भरकर कहा, हमारे देश की नीलामियों में बोली को 10,000, 50,000, 1,00,000 और इसी तरह बढ़ाने के विकल्प होते हैं। लेकिन यहाँ वे चाहते हैं कि आप 3 से शुरू करें। मिलियन, ये तो हद से ज्यादा है। बॉस, आपने अभी तक मेरे पुराने सवाल का जवाब नहीं दिया है। आपके पास कितना पैसा है? उसकी सच्ची मुस्कान देखकर रोजमेरी ने अपनी पतली उंगलियां फैलाईं और उसे 2 उंगलियां दिखाईं। 20 अरब। ठीक है, ठीक है। जैक ने राहत की सांस लेते हुए नींबू पानी पिया। उसके दिल का दबाव आखिरकार कम हो गया। 20 अरब, कम से कम हम कुछ समय के लिए माफियासी से लड़ तो सकते हैं। 1 शून्य घटाएं। जैक ने मुंह भर नींबू पानी थूकते हुए कहा, कितने? 2 अरब। बॉस, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? क्या 2 अरब दालचीनी खरीदने के लिए काफी है? मुझे लगता है हम हारने वाले हैं। ओह, मेरा खरीदने का कोई इरादा नहीं है। जैक ने घबराकर कहा, बॉस, आप खरीद नहीं रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, उधार पर भी नहीं खरीद रहे हैं। क्या आप इसे यूं ही ले जाने की योजना बना रहे हैं? तब यही योजना थी। जैक बेबस था। उसकी बंदूकें और छोटे बम पहले ही बाहर मौजूद सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिए गए थे। वह खाली हाथों से कब तक टिक सकता था? मैडम, मैं अब जवान नहीं हूं। ऐसे मिशनों के लिए आप जोन्स पर विचार कर सकती हैं। जोन्स फुर्तीला और बुलेट प्रूफ है। ओह, मैं इसे नोट कर लूंगा और बाद में जोन्स को बता दूंगा। नहीं। बूथ नंबर 2 में कार्ल ने आदरपूर्वक कहा, श्रीमान मैक्मिलियन, दालचीनी सबसे अंत में प्रदर्शित होगी। क्या आप थोड़ी देर आराम करना चाहेंगे? कोई जरूरत नहीं। अकेली कुर्सी पर बैठे रोमियो की आंखों में एक ठंडी नजर थी, जिससे एक मजबूत आभा निकल रही थी। दादी कैसी हैं? मिस्टर ब्रॉडी ने अभी फोन किया और बताया कि उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। ऐसा लग रहा था कि वह ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएगी। विमान तैयार रखो, सामान मिलते ही हम तुरंत वापस चले जाएंगे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वह छोटी लड़की काम पर गई थी या नहीं। क्या वह घर पहुंची और उसने अच्छा खाना खाया? उसके जाने के कुछ ही समय बाद उसे उसकी याद आने लगी थी। उसी क्षण एक पुरुष नीलामीकर्ता अष्टभुज के बीच में आया, एक छोटा हथौड़ा उठाया और उसे थपथपाते हुए अधिकारपूर्वक घोषणा की,
अब मैं घोषणा करता हूँ, नीलामी शुरू होती है। पहली तस्वीर में एक खूबसूरत महिला पिंजरे में फंसी हुई थी, जो बेबस होकर अपने घुटनों को पकड़े हुए थी। वह बहुत दयनीय लग रही थी। यह नीलामी वाकई आंखें खोलने वाली है। जैक सचमुच अपने ज्ञान का दायरा बढ़ा रहा था। हर बार जब वह आता तो वे लोग उसकी समझ को चुनौती देने में कामयाब हो जाते थे। रोजमेरी अपने फोन से खेल रही थी, उसने ऊपर देखने की जहमत तक नहीं उठाई। शुरुआती बोली 3 मिलियन, नीलामीकर्ता ने कहा। कई बूथों ने तुरंत 3 मिलियन की बोली लगाई। जल्द ही कई बूथों ने अपनी बोलियां बढ़ा दी। स्टेज स्क्रीन पर वास्तविक समय में यह दिखाया गया। बूथ नंबर 7 6 मिलियन, बूथ नंबर 9 6 मिलियन, बूथ नंबर 11 6 मिलियन। चूंकि तीनों बूथों ने एक ही कीमत की पेशकश की, इसलिए बोली जारी रखनी पड़ी। लेकिन बूथ नंबर 7 और 11 दोनों का मानना था कि एक महिला के लिए 6 मिलियन पहले से ही बहुत अधिक कीमत है और बोली बढ़ाने लायक नहीं है। इसलिए उन्होंने बोली के तीसरे दौर में कोई जवाब नहीं दिया। बूथ नंबर 9 ने 9 मिलियन की बोली लगाई। बूथ नंबर 9 पहली बार 9 मिलियन, बूथ नंबर 9 दूसरी बार 9 मिलियन, बूथ नंबर 9 तीसरी बार 9 मिलियन बिक गया। हमारे 9वें बोलीदाता के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें, जिन्होंने कमाल कर दिया। इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं है। जैक ने सार्वजनिक रूप से लड़कियों की नीलामी देखकर घृणा व्यक्त करते हुए कहा, यह घिनौना है। दुनिया ऐसे ही चलती है। रोजमेरी ने अपने फोन की स्क्रीन पर टैप करते हुए लापरवाही से उसे याद दिलाया, खासकर त्रिकोणीय क्षेत्र में। वो सारी चीजें जो आपको लगता है कि हो ही नहीं सकती या नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं हर दिन घटित हो रही हैं। बॉस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हैं। इसके बाद नीलामी में कुछ और ऐसी वस्तुएं थीं जिन पर विश्वास करना मुश्किल था। आधे घंटे बाद आखिरकार मुख्य कार्यक्रम शुरू हुआ। रोजमेरी ने अभी अभी एक खेल समाप्त किया था और जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने जैक को कहते सुना, रोजमेरी, दालचीनी का पौधा लग गया है। जल्दी आओ, इसे देखो। उसकी निगाहें कम कपड़ों वाली मेजबान पर टिकी हुई थीं। उसका फिगर वाकई कमाल का था। मेजबान ने एक महंगी लकड़ी की पेटी में रखी हुई कोई चीज पकड़ी हुई थी जो जिनसेंग जैसी दिख रही थी, और उसने कैमरे के सामने मौजूद सभी लोगों को उसे दिखाया। शुरुआती बोली 3 मिलियन है। जैक जानता था कि रोजमेरी इस खजाने को चाहती है और उसने तुरंत 3 मिलियन की कई बोलियां लगाईं। बॉक्स में मौजूद बाकी लोग तीसरे खरीदार की इस हिम्मत को देखकर दंग रह गए। उसने तो सीधे 12 मिलियन की बोली लगा दी थी। ऐसा लग रहा था कि इस तीसरे खरीदार में वाकई बहुत दौलत है और वह इस चीज को हासिल करने के लिए बेताब है। रोजमेरी ने जैक को एक नजर से देखा, मानो कह रही हो, ये तुम्हारा पैसा भी नहीं है और तुम इतने उदार हो। अरे बॉस, मैंने कैसा प्रदर्शन किया। मैंने एक ही झटके में आपके कई प्रतिद्वंद्वियों को हरा दिया, जैक ने उत्साह से कहा। अन्य बक्सों को पता था कि दालचीनी एक मूल्यवान वस्तु है और बाजार में आसानी से 300 मिलियन तक बिक सकती है, इसलिए उन्होंने भी बोली लगाना शुरू कर दिया। बक्सा संख्या 6 18 मिलियन की बोली लगाता है। बॉक्स नंबर 14 की बोली 21 मिलियन है। बॉक्स नंबर 18 की बोली 24 मिलियन है। बॉक्स नंबर 23 की बोली 27 मिलियन है। सभी को जमकर बोली लगाते देख रोजमेरी ने ठंडे लहजे में आदेश दिया, उनसे अधिक बोली लगाओ। हाँ, जैक तब तक बोली बढ़ाता रहा जब तक उसका हाथ दुखने नहीं लगा। फिर उसने झटपट दूसरे हाथ से बोली लगाना शुरू कर दिया। बॉक्स नंबर 1 के अंदर रोमियो ने देखा कि दूसरे खरीदार बेताब होकर उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन उसने उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और लापरवाही से कहा, तब तक कीमत बढ़ाते रहो जब तक वे हार न मान लें। हाँ, कार्ल ने बोली बढ़ाना जारी रखा। जल्द ही बड़े पर्दे पर इसकी कीमत 200 मिलियन से अधिक हो गई। रोजमेरी, क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? जैक जानता था कि रोजमेरी के बटुए में अब और बोली लगाने की जगह नहीं बची थी, लेकिन रोजमेरी ने दृढ़ता से कहा, चलते रहो। जैक के पास दांत पीसकर और बच्चे को पालना जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बॉक्स नंबर 3 की बोली 330 मिलियन है। बॉक्स नंबर 1 की बोली 360 मिलियन है। बॉक्स नंबर 3 की बोली 390 मिलियन है। बॉक्स नंबर 1 की बोली 400 मिलियन है। पूरे कमरे में नंबर 1 और नंबर 3 के बीच कड़ी टक्कर चल रही थी और देखने से ऐसा लग रहा था कि दोनों में से किसी भी पक्ष का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। श्री मैक्मिलियन, तीसरे खरीदार, इस वस्तु को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित लग रहे हैं, कार्ल ने बोली लगाते हुए कहा। क्या हमें माफिया वुल्फ के सरगना से बात करके उन्हें पीछे हटने के लिए कहना चाहिए? छोड़ना। क्या उसे अपनी मनचाही चीज के लिए दूसरों को पीछे हटने की जरूरत थी? कोई कीमत सीमा नहीं है, रोमियो ने ठंडे लहजे में आदेश दिया। कोई कीमत सीमा नहीं।
काल दंग रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। कोई मूल्य सीमा न होने का मतलब ये था कि दूसरी तरफ से चाहे कितनी भी बोली लगाई जाए, वे हमेशा 3 मिलियन अधिक की बोली लगाएंगे। संक्षेप में कहें तो उन्हें वह वस्तु प्राप्त करनी ही थी। किसने सोचा था कि मिस्टर मैकमिलियन उस बूढ़ी महिला की जान बचाने के लिए इतने तत्पर होंगे। ऐसा प्रतीत होता था कि श्री मैकमिलियन न केवल एक अच्छे पति थे बल्कि एक अच्छे पोते भी थे। काल ने जल्दी से 3 सेकंड के लिए बोली बटन दबाया। कोई मूल्य सीमा नहीं थी। मंच की बड़ी स्क्रीन पर भव्य प्रॉम्प्ट की आवाज गूंज उठी। नीलामीकर्ता अवाक रह गया और अन्य खरीदार अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वे बड़ी स्क्रीन पर टिमटिमाते हुए नंबर 1 बॉक्स कोई मूल्य सीमा नहीं को ध्यान से देख रहे थे। उन विशाल अक्षरों ने सबका ध्यान आकर्षित किया। चौंकाने वाली बात यह है कि नंबर 1 खरीदार बहुत अमीर था। अध्याय 157। अध्याय 157। नीलामी में मौजूद लोग आपस में बातचीत करने लगे। कीमत $300 मिलियन से ऊपर चली गई है और पहला खरीदार अभी भी पीछे नहीं हट रहा है। क्या वह सचमुच इस सौदे में डटा रहेगा? लगता है वो इसे पाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। ये कौन आदमी है? इतनी दौलत होने के बावजूद $300 मिलियन उसके लिए मामूली रकम लगती है। जैक ने देखा कि रोजमेरी का चेहरा बिगड़ रहा है। जिस चीज को वह पक्का मान रही थी, उसका उससे छीन लिया जाना उसके लिए कितना दुखद होगा। भला कौन नाराज नहीं होगा? उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किसके पास इतना पैसा है। क्या ये माफियासी हो सकता है? उसने सुना था कि माफियासी की नज़र भी उसी लक्ष्य पर थी। खैर, मुझे लगता है कि यह तो बस किस्मत की बात है। रोजमेरी, मुझे पता है कि तुम दृढ़ निश्चयी हो, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। या तो बड़ा करो या घर जाओ, रोजमेरी ने अचानक कहा। क्या? जैक को अपने कानों पर शक हुआ। नीलामी में कोई भी सब कुछ दांव पर नहीं लगाता। बात यह थी कि पहले खरीदार के पास तो मानो बहुत पैसा था और उनके पास बिल्कुल भी नकदी नहीं थी। या तो बड़ा दांव लगाओ या घर जाओ। रोजमेरी के इस आदेश पर जैक को लगा कि वह पूरी तरह से पागल हो गई है। पहले ग्राहक ने तो उसे पागल ही कर दिया होगा। उसका मतलब था कि वह अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करने के लिए तैयार थी, भले ही दूसरी तरफ से 1 अरब या 2 अरब डॉलर की बोली लगे, वह हमेशा उनसे $3 मिलियन अधिक की बोली लगाएगी। रोजमेरी को इतना पैसा कहां से मिला? इन लोगों के लिए 2 अरब डॉलर का कोई महत्व नहीं था। किस बात का इंतजार कर रहे हो? रोजमेरी ने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में झुंझलाहट भरी थी। जैक को पता था कि वह गंभीर है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और 3 सेकंड के लिए बटन दबाए रखा। पहले खरीदार ने पूरी तरह से निवेश किया है। आइए पहले खरीदार को बधाई दें। नीलामीकर्ता के वाक्य पूरा होने से पहले ही मंच एक बार फिर एक भव्य ध्वनि से भर गया और बड़ी स्क्रीन पर एक चमकता हुआ नोटिस दिखाई दिया। तीसरा खरीदार पूरी तरह से निवेश करने को तैयार है। पूरा कमरा चहल पहल से भरा हुआ था। यह न केवल इस नीलामी के लिए दुर्लभ था, बल्कि विश्व स्तर पर अभूतपूर्व था कि 2 खरीदारों ने एक ही समय में पूरी रकम लगा दी। स्पष्टतः दोनों पक्ष धनवान थे और वे सचमुच एक दूसरे के आमने सामने थे। नीलामी करने वाला हक्का बक्का रह गया। आखिर चल क्या रहा था? तीसरा खरीदार भी पूरी रकम लगाने को तैयार था और पहला खरीदार भी इस चीज को खरीदने पर तुला हुआ था। अब वह इस नीलामी को कैसे संभाले? वह इस स्थिति के लिए तैयार नहीं था। उसी क्षण माफिया वुल्फ का सरगना इस दृश्य को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। उसने नीलामीकर्ता से कुछ कहा और नीलामीकर्ता के ईयरपीस ने तुरंत उसकी बात सुन ली। नीलामीकर्ता ने जल्दी से कहा, देवियों और सज्जनों, कृपया शांत हो जाए। चूंकि खरीदार नंबर 1 और खरीदार नंबर 3 दोनों ही इस पुरस्कार को पाने के इच्छुक हैं, हमारी बातचीत के बाद हम दोनों खरीदारों से मंच के पीछे आने का अनुरोध करते हैं। हमारे बॉस उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। जो भी अधिक बोली लगाएगा और सबसे पहले पैसे भेजेगा, उसे यह पुरस्कार मिलेगा। अब मैं घोषणा करता हूं कि यह नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। खरीदार संख्या 1 और 3, कृपया आगे की चर्चा के लिए हमारे कर्मचारियों के साथ मंच के पीछे चलें। जैक को निराशा हावी होती महसूस हुई। सब खत्म हो गया था। रोजमेरी व्यक्तिगत रूप से केवल $200 मिलियन ही दे सकती थी। जब वे बैकस्टेज चले गए तो क्या लोग उन पर नहीं हंसेंगे? मैं तुम्हारी जगह ले सकता हूं, तुम पहले जाओ। जैक को लगा कि शायद वह आज इस खतरनाक जगह से सुरक्षित नहीं निकल पाएगा। वह रोजमेरी के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार था। हालांकि रोजमेरी खड़ी हो गई और बोली, चलो मंच के पीछे चलते हैं। जैक स्पष्ट रूप से भ्रमित था। रोजमेरी बिल्कुल भी डरी हुई नहीं लग रही थी।
बॉक्स का दरवाजा खुला और वहां पहले से ही माफिया वुल्फ के कुछ लोग बंदूकें लिए बाहर उनका इंतजार कर रहे थे और उन्हें बैकस्टेज ले जाने का दावा कर रहे थे। लेकिन सभी जानते थे कि ये लोग बस इस बात से चिंतित थे कि कहीं वे अंदर ना आ जाएं। उनके पास पैसे थे, इसलिए ये सिर्फ एक एहतियाती कदम था ताकि वे भाग न जाएं। उन्होंने उन्हें बहुत कम आंका, उनके पास कम से कम $2 अरब थे। ये तो सरासर अन्याय है। हालांकि वह उनसे असंतुष्ट था, फिर भी जैक ने दोस्ताना चेहरा बनाए रखने की कोशिश की। दोस्त, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वह नंबर 1 खरीदार कौन है? माफिया सी का सरगना। क्या माफिया सी का सरगना भी यहाँ है? हालांकि उन्हें ये खबर पहले ही मिल चुकी थी और वे जानते थे कि माफिया सी इस मौके का फायदा उठाने के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनका बॉस खुद आएगा। ऐसा प्रतीत होता था कि ये दालचीनी का पौधा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। रोजमेरी और जैक नीलामी स्थल के पीछे मंच पर पहुंच गए, जहां केवल एक लंबी मेज थी। ठीक बीच में बैठा व्यक्ति माफिया वुल्फ का सरगना कीथ था। कीथ देखने में मिश्रित नस्ल का लड़का लग रहा था। उसकी मुस्कान कभी उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी, जिससे एक शांत लेकिन बेहद आकर्षक आभा निकलती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि माफिया फ्लेम की बॉस एक महिला होगी। कितना दिलचस्प है। उसने मनमोहक मुस्कान के साथ रोजमेरी को देखा और कहा, तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो, है ना? उन निर्मल चमकीली आंखों से ही कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता है। बिना मास्क के वह कितनी खूबसूरत दिखती होगी। जैक उन वासना से भरी आंखों को निकाल देना चाहता था। अगर रोजमेरी को उस दालचीनी के लिए इतनी बेताब जरूरत न होती तो उसकी तलवार अब तक कीथ की आंख में गड़ी होती। रोजमेरी ने अपनी लंबी टांग से एक कुर्सी को फंसाया और उस पर बैठ गई। लगता है पहले खरीदार को समय का कोई अंदाजा नहीं है। कौन कहता है कि हम समय की कदर नहीं करते? काल ने कहा। एक आकर्षक व्यक्ति मंच के पीछे दाखिल हुआ और उसकी नजरें तुरंत लंबी मेज के बाईं ओर बैठी लड़की पर टिक गईं। रोज, वह यहाँ क्या कर रही थी? यही उसने सोचा। काल ने पहले भी रोजमेरी की आवाज सुनी थी और उसे लगा कि हाल ही में उसके साथ बहुत अधिक समय बिताने के कारण उसे भ्रम हो रहा है। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि लंबी मेज पर बैठी लड़की, क्या वह वही रोजमेरी नहीं थी जिसकी मिस्टर मैकमिलियन को कमी खल रही थी? क्या रोजमेरी काम के बाद रात के खाने के लिए घर नहीं गई थी? वह त्रिकोणीय क्षेत्र में क्यों थी, और वह भी एक खरीदार के रूप में? ये सारे सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। काल हक्का बक्का रह गया। और रोमियो भी ऐसा ही था। दोपहर में जब डेरेक खाना देने गया तो उसने कहा कि वह एक मीटिंग में है और जा नहीं सकती। क्या वह किसी बैठक के लिए त्रिकोणीय क्षेत्र में आई थी? समरफील्ड से त्रिकोणीय क्षेत्र तक उड़ान भरने में कम से कम 8 घंटे लगेंगे। अगर वह उस नीलामी में शामिल हो सकी तो इसका मतलब ये था कि वह समरफील्ड छोड़ने के कुछ ही समय बाद वहां से चली गई। दूसरे शब्दों में कहें तो उसने उससे झूठ बोला था। रोजमेरी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रोमियो अंदर आएगा। सोचिए कितना अजीब हुआ। और जैक भी चौंक गया। क्या यह आदमी रोजमेरी का बॉयफ्रेंड नहीं था? माफिया सी का बॉस, उसने सोचा। ऐसा लग रहा था मानो दोनों एक दूसरे की पहचान से अनजान हो। कितना मजेदार, बहुत ही मजेदार। रोजमेरी को रंगे हाथों पकड़े जाते देखना ऐसा था जैसे कोई बच्चा मिठाई खाते हुए पकड़ा गया हो। वह हंसने ही वाला था कि रोजमेरी ने उसे गुस्से से घूर दिया। रोमियो को देखते ही कीथ का चंचल स्वभाव गायब हो गया। उसकी जगह सम्मान और चापलूसी ने ले ली। श्रीमान मैकमिलियन, आप यहाँ हैं। उन्होंने स्वयं रोमियो के लिए दाईं ओर एक कुर्सी खींची और कहा, कृपया बैठिए। मुझे आशा है कि आपको ये सादा वातावरण बुरा नहीं लगेगा। रोमियो रोजमेरी के सामने बैठा था। बेसबॉल कैप और मास्क पहने हुए, केवल उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं। वह उसे कभी किसी और के लिए गलत नहीं समझ सकता था। वह रोजमेरी थी। रोमियो को रोजमेरी को घूरते देख कीथ ने गलती से उन्हें दुश्मन समझ लिया। उन्होंने तुरंत कहा, चलिए मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। ये है माफिया सी के सरगना, श्री मैकमिलियन। रोजमेरी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये माफिया फ्लेम के सरगना हैं, उर्फ मिस्टर ब्रायंट। मुझे आज ही पता चला है कि मिस्टर ब्रायंट एक बेहद खूबसूरत महिला हैं। रोजमेरी पर कीथ की निगाहें किसी भेड़िए की तरह थीं जो अपने शिकार को घूर रहा हो। उसकी नग्न महत्वाकांक्षा और लालच ने रोमियो की निगाहों को निर्मल बना दिया। क्या तुम उसे पसंद करते हो? रोमियो की आवाज में व्याप्त ठंडक से बेखबर कीथ हंसते हुए बोला, अगर मिस्टर ब्रायंट बाद में पैसे नहीं दे पाते हैं तो शायद उसे अपना कर्ज अपने शरीर से चुकाना पड़ेगा। आखिरकार उन्हें विश्वास नहीं था कि माफिया फ्लेम आसानी से $300 मिलियन जुटा सकता है। मिस्टर ब्रायंट तो बस बोली लगाकर झांसा दे रहे थे, है ना? कीथ ने सोचा।
इस तरह वह इसे बहाना बनाकर उस खूबसूरत लड़की को अपने लिए हासिल कर सकता था। अगर मिस्टर ब्रायंट उसके हो गए तो माफिया फ्लेम भी निश्चित रूप से उसकी हो जाएगी। अध्याय 158 वह इतनी आसानी से अपने दल और गिरोह को मजबूत कर रहा था, मानो स्वर्ग उसे आशीर्वाद दे रहा हो, और वह इसे ठुकरा नहीं सकता था। रोजमेरी को जरूर समझ आ गया होगा कि वह क्या सोच रहा है, और उसने उपहास उड़ाते हुए कहा, मुझे कर्ज लेने से डर नहीं लगता, मुझे बस इस बात की चिंता है कि आप मुझे अपने यहाँ पनाह देने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। कीथ जोर से हंस पड़ा, तुम तो बहुत ही मजेदार हो। मैं एक गैंग लीडर हूं, बेशक मैं तुम्हें संभाल सकता हूं। जैसे जैसे वह रोजमेरी को देखता गया, वह उसे और भी आकर्षक लगने लगी। भले ही वह एक लड़की थी, लेकिन उसके अंदर का बर्फीला और शांत स्वभाव उसे बेहद प्रभावशाली बना रहा था। रोमियो ने रोजमेरी की तरफ देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी कम उम्र में ही गिरोह की नेता बन जाओगी। तो आप हैं। वे दोनों लगभग एक ही उम्र के थे। रोमियो ने रोजमेरी की आंखों में ऐसे देखा जैसे कोई वयस्क किसी बच्चे से पूछ रहा हो, क्या तुम्हें पता है कि हम कहाँ हैं? वे त्रिकोणीय क्षेत्र में थे, जहां उनका सामना खूंखार माफिया वुल्फ से था। एक लड़की, क्या उसने सिर्फ एक अधीनस्थ के साथ वहां घुसने की हिम्मत की? काल को रोजमेरी के साहस की प्रशंसा करनी पड़ी। हालांकि वह यहाँ रोमियो के साथ अकेला था, लेकिन बाहर कई लोग इंतजार कर रहे थे, जो सभी बेहतरीन हथियारों से लैस थे। इसके अलावा वह और रोमियो दोनों यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति से अधिक मजबूत थे, इसलिए उनमें अंदर आने का साहस था। लेकिन रोजमेरी नाम की एक लड़की, जिसके साथ उसका एक ऐसा अधीनस्थ था जो उतना सख्त नहीं दिखता था, बस आराम से अंदर आए और बैठ गई। जब कीथ ने ये सुना तो उससे लगा कि रोमियो रोजमेरी की क्षमताओं और आर्थिक स्थिति पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह बहुत आत्मविश्वासी है। वरना वह उससे ये क्यों पूछता कि क्या उसे पता है कि वे लोग कहाँ हैं? अगर वह बिना पैसे के यहाँ आई थी, तो उसके जिंदा वापस जाने का कोई चांस नहीं था। वह हंसते हुए बोला, चिंता मत करो, अगर मिस्टर ब्रायंट दिवालिया हो जाते हैं, तो खजाना तुम्हारा है। बेशक मिस्टर ब्रायंट को वहीं रुकना होगा और उनकी पत्नी बनना होगा। आप कितना भुगतान करने को तैयार हैं? रोमियो ने दिलचस्पी से रोजमेरी की ओर देखा। रोजमेरी ने अनुमान लगाया कि वह अपनी दादी को बचाने के लिए दालचीनी के पौधे का इस्तेमाल करना चाहता था। उसे नहीं पता था कि उसे यह जानकारी कहां से मिली कि दालचीनी का पौधा उसकी दादी की मदद कर सकता है, लेकिन चूंकि उनके लक्ष्य एक ही थे, इसलिए अधिक भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कीथ, मैं पूछना चाहती थी, क्या हमने पहले जो बोली लगाई थी, वह अभी भी मान्य है? रोजमेरी कीथ की ओर मुड़ी। कीथ के चेहरे पर अब भी लालच भरी नजर थी, मानो वह उस पर पूरी तरह मोहित हो गया हो। इससे पहले नीलामी में खरीदार नंबर 1 और खरीदार नंबर 3 ने $330 मिलियन तक की बोली लगाई थी। अगर वे और ऊपर जा सकते। कीथ ने लालच भरी हंसी हंसते हुए कहा, नहीं, यह मान्य नहीं है। आप दोनों फिर से बोली लगाना शुरू करें। शुरुआती बोली $3 मिलियन है। रोजमेरी ने पूछा। हाँ, ठीक है, मैं $30 लाख की बोली लगाता हूँ। रोजमेरी ने तुरंत बोली लगा दी। कीथ दंग रह गया। वे $330 मिलियन के मूल बजट में और इजाफा क्यों नहीं कर रहे थे, बल्कि बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत क्यों कर रहे थे? रोमियो ने कीमत की सीमा को खत्म कर दिया था, इसलिए जब रोजमेरी ने $30 लाख की बोली लगाई, तो उसे स्वाभाविक रूप से $30 लाख और जोड़ने पड़े। $60 लाख। उसने शांत भाव से बोली लगाई। ठीक है, मैं हार मानता हूं। ये वस्तु आपकी है। शायद रोजमेरी से ऐसी उम्मीद न करते हुए कीथ ने तुरंत चिल्लाकर कहा, रुको। तुम्हें तो $330 मिलियन से बोली जारी रखनी है, नहीं तो उसे बहुत नुकसान होगा। इतनी कीमती दालचीनी सिनामोमम टेनियस को मात्र $60 लाख में बेचना, इससे उसे क्या लाभ होगा? उनकी नीलामी का उद्देश्य क्या था? आपने कहा था कि पिछली कीमत पर बात नहीं हो सकती और मुझसे दोबारा कीमत बताने को कहा था, है ना? रोजमेरी ने बुदबुदाते हुए कहा, अब आप पीछे हटने की सोच तो नहीं रहे हैं? आप। कीथ कुछ बोल नहीं पाया। एक गिरोह के सरगना के रूप में क्या आपकी कोई विश्वसनीयता नहीं है? कीथ को अचानक कुछ एहसास हुआ, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। क्या तुम दोनों मिलकर मुझसे कम कीमत पर दालचीनी का तेल हड़पने की योजना बना रहे हो? माफिया सी और माफिया फ्लेम मिलकर मुझे ठगने की साजिश रच रहे हैं। क्या तुम्हें हंसी का पात्र बनने का डर नहीं है? तो तुम पीछे हटने की सोच रहे हो? रोमियो ने लापरवाही से पूछा। ठीक है, मैं पीछे हट जाता हूं। $300 मिलियन और विश्वसनीयता के बीच उन्होंने पहले वाले को चुना। उसके आदमियों में से एक दबे पांव कीथ के कान के पास गया और फुसफुसाया, कीथ,
यहाँ हर जगह माफियासी के लोग हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। कीथ माफियासी की ताकत को अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने अपना गुस्सा पीकर शांत भाव से कहा, मिस्टर मैकमिलियन, अगर आप सचमुच ये कीमती चीज चाहते हैं तो मुझे $300 मिलियन दीजिए और आप इसे ले जा सकते हैं। लेकिन ये लड़की यही रहनी चाहिए। मुझे पता है कि इसके पास पैसे नहीं हैं, ये तो बस यहाँ हंगामा करने आई है। वह उसे यूं ही नहीं छोड़ सकता था। मुझे वो भी चाहिए और वो चीज भी। रोमियो का लहजा दृढ़ था और उसने थोड़ी कोमलता के साथ रोजमेरी की आंखों में देखा। कीथ थोड़ा हैरान रह गया, तुम्हें वह पसंद है? अगर मैं आज उसे अपने पास रखने पर जोर दूं तो क्या होगा? देखते हैं कि क्या आप ऐसा करने में सक्षम हैं। रोमियो के बोलते ही माफिया वुल्फ का एक सदस्य दौड़कर आया और बोला, बुरी खबर है, हम माफियासी से घिरे हुए हैं। कीथ ने रोमियो को घूरते हुए कहा, क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? क्या वह एक महिला के लिए एक गिरोह से भिड़ने जा रहा था? क्या ये वाकई इसके लायक था? तुमने अभी कहा कि तुम्हें वो पसंद है। रोमियो ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारी पसंद अच्छी है, लेकिन तुम उसके लायक नहीं हो। काल, हाँ। काल ने तुरंत बटन दबा दिया, जिससे बाहरी शक्तियां सक्रिय हो गईं। त्रिकोणीय क्षेत्र में मौजूद किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि माफियासी ने अचानक माफिया वुल्फ के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल दिया और गोलीबारी शुरू कर दी, मानो वे उन्हें पूरी तरह खत्म करने पर तुले हुए हों। बाहर गोलियों की आवाज और चीखें सुनकर कीथ को एहसास हुआ कि उन पर खतरा मंडरा रहा है। क्या वो तुम्हारी औरत है? तो क्या ये सब एक जाल है? क्या तुम माफिया वुल्फ को खत्म करने का बहाना ढूंढ रहे थे? तो तुमने एक जाल बिछाया और हमारे उसमें फंसने का इंतजार किया। ये सुनकर काल ने उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम बहुत घमंडी हो। श्री मैकमिलियन को कार्रवाई करने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। तुम ही हो जिसने श्री ब्रायंट को पाने की उम्मीद में हद पार कर दी। अपनी आंखें खोलो और देखो कि कैसे आपने जो साम्राज्य खड़ा किया है वह धीरे धीरे ढह रहा है। ये सुनकर कीथ सदमे से जम गया। काल ने आगे कहा, चिंता मत करो, श्री मैकमिलियन तुम्हारी जान बख्श देंगे और दालचीनी की खरीद तुम्हारे द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही होगी, कोई अनुचित सौदा नहीं होगा। हालांकि वे $6 मिलियन पर सहमत हुए, एक पैसा भी ज्यादा नहीं। काल की बातें सुनकर कीथ ने कड़वी मुस्कान दी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। तो आपके अनुसार आप लोगों ने कुछ भी अनैतिक नहीं किया है, बल्कि आप मेरे प्रति उदार रहे हैं, मेरी जान बख्शी है, और यह सब मेरी वजह से है। गलती? बेशक। तुम्हें किसने कहा कि मिस्टर ब्रायंट के साथ बदतमीजी करो? काल के शब्दों ने कीथ के मन में हत्या करने का इरादा जगा दिया। रोमियो खड़ा हुआ और उसने रोजमेरी की ओर हाथ बढ़ाया। रोजमेरी आज्ञाकारी होकर उसकी ओर चल पड़ी। रोमियो के हाथों में आमतौर पर शांत रहने वाली रोजमेरी को देखकर जैक की आंखें चौड़ी हो गईं। और बस पल भर में वह गायब हो गई। माफिया वुल्फ चला गया, तुम भी नहीं बच पाओगे। उसी क्षण कीथ ने स्विच दबाया और अचानक एक विशाल लोहे का दरवाजा नीचे गिर गया, जिससे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंद हो गया। सावधान रहो। रोमियो ने रोजमेरी को अपनी बाहों में भर लिया और पीछे हट गया, बाल बाल गिरते हुए दरवाजे से टकराने से बच गया। कीथ ने मेज के नीचे से कई बंदूकें निकाली, वह उन्हें मारने के लिए तैयार था। अध्याय 159। उसके गुंडों ने भी अपनी बंदूकें निकाल ली और रोमियो और रोजमेरी पर गोली चलाना शुरू कर दिया। जैक ने देखा कि गोलियां रोजमेरी की ओर आ रही थीं। सौभाग्य से रोमियो उसे बचाने के लिए वहीं मौजूद था, वरना उसे गोली लग जाती। धिक्कार है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोजमेरी से पंगा लेने की? जैक ने लात मारी, अपने एक साथी से बंदूक छीनकर रोजमेरी पर फेंक दी और फिर खुद भी एक बंदूक लेकर पलटवार करने के लिए तैयार हो गया। काल को यह उम्मीद नहीं थी कि रोजमेरी जिस आदमी को साथ लाई थी, जो देखने में कुछ खास नहीं लग रहा था, वह वास्तव में इतना ताकतवर होगा। उनकी ताकत काल के बराबर होनी चाहिए। ऐसा लग रहा था कि उसने पहले उन्हें कम आंका था। छोटी बच्ची, बंदूकों से मत खेलो, ये खतरनाक है। रोमियो ने रोजमेरी को एक सुरक्षित कोने में छिपने के लिए कहा और धीरे से उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा, मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। ठीक है। रोजमेरी आज्ञाकारी होकर वहीं खड़ी रही, मदद करने के लिए बाहर नहीं गई। रोमियो ने अपनी शक्तिशाली आभा से कई गुंडों को झट से ढेर कर दिया। उसने देखा कि कीथ लोहे का गेट खोलने के लिए स्विच दबा रहा है और भागने की कोशिश कर रहा है। रोमियो ने कुछ ही वार में उसे गिरा दिया और बिना एक शब्द बोले ही गोली चलाकर उसे मार डाला। कीथ खून के एक तालाब में गिर पड़ा, उसका शरीर अभी भी फड़फड़ा रहा था। उसी क्षण दो गुंडे रोमियो पर निशाना साधे गोली चलाने के लिए तैयार थे। रोजमेरी ने छिपकर पहले गोली चलाई और उन्हें मार गिराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी निशानेबाजी इतनी अच्छी होगी।
रोमियो मुड़ा और जिज्ञासा और रुचि के भाव से उसकी ओर देखा। आखिर वो कौन थी? वो न सिर्फ बंदूक चलाना जानती थी, बल्कि उसमें हिम्मत भी थी। क्या उसकी कुछ और पहचानें भी थीं जिनके बारे में उसे पता नहीं था? रोजमेरी ने देखा कि सब गिर गए हैं। उसने बंदूक एक तरफ फेंक दी और रोमियो की आंखों में देखे बिना लापरवाही से कहा, मैंने बस यूं ही गोली चला दी। मुझे लगने की उम्मीद नहीं थी। क्या उसे लगा कि उसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है? वह बेतरतीब ढंग से गोली चलाती थी और फिर भी अपने लक्ष्य को इतनी सटीकता से भेद पाती थी। क्या एक साधारण लड़की को बंदूक चलाना आता होगा? बंदूक का इस्तेमाल करने की बात तो छोड़िए, इस स्थिति को देखकर एक साधारण लड़की चीख पड़ेगी। अगर वे चीखते भी नहीं तो कम से कम डर और घबराहट तो जरूर दिखाते। लेकिन वह शुरू से अंत तक शांत रही, मानो उसके सामने सब कुछ सामान्य हो। उसका साहस, उसका हौसला, उसकी क्षमताएं, ये सभी बातें दर्शाती थीं कि वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। चलो चलते हैं। रोजमेरी सबसे पहले चली गई। लोहे का फाटक पहले ही कीथ ने खोल दिया था। रोमियो उसके पीछे गया और उसका हाथ पकड़ लिया। त्रिकोणीय क्षेत्र में ये खबर फैल गई कि माफिया वुल्फ का अचानक सफाया हो गया है। इसके अलावा माफिया सी और माफिया फ्लेम ने गठबंधन कर माफिया वुल्फ का नरसंहार कर दिया था। लोगों को इस बात पर विश्वास करना मुश्किल लगा। इन दोनों गिरोहों का पहले कोई संबंध नहीं था, तो अचानक उन्होंने गठबंधन क्यों कर लिया? और किस लिए? उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर किसी ने उनमें से किसी एक से भी छेड़छाड़ करने की हिम्मत की तो दूसरा उसे माफ नहीं करेगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि उस त्रिकोणीय क्षेत्र में कोई भी अब से उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। उनके शक्तिशाली गठबंधन ने त्रिकोणीय क्षेत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। माफिया सी और माफिया फ्लेम के सदस्यों को भी नहीं पता था कि उनके सरगनाओं ने गठबंधन बनाने का फैसला कैसे किया। चलो घर चलते हैं। रोमियो ने रोजमेरी का हाथ पकड़ा और विमान की सीढ़ियों पर चढ़ गया। आलीशान केबिन में रोमियो ने रोजमेरी को अपनी गोद में बिठा रखा था और उसके कोमल बालों को धीरे धीरे सहला रहा था। तुम मुझसे कितने राज छिपा रही हो? रोजमेरी ने शर्माते हुए उसकी नजरें बचाईं। ज्यादा नहीं, उसने मन ही मन सोचा, हालांकि दोनों हाथों की उंगलियों से तो ज्यादा है। क्या आप मेरी दादी की हालत की वजह से दालचीनी सिनामोमम टेनियस ढूंढ रहे हैं? रोमियो ने अपनी बाहों में बैठी लड़की की ओर देखते हुए धीरे से पूछा। क्या आपको पता था कि जब आप उनका इलाज कर रहे थे तब उनकी हालत कितनी गंभीर थी? क्या उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था? हाँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रोमियो ने उसकी आंखों में देखा। या तुमने पहले ही अकेले ही दालचीनी के फूल सिनामोमम टेनियस को खोजने के लिए त्रिकोणीय क्षेत्र में जाने का फैसला कर लिया था? तुम्हें किसने बताया कि इससे मेरी दादी की जान बच सकती है? मैंने इसके बारे में बहुत पहले एक चिकित्सा पुस्तक में पढ़ा था। इससे उसकी दादी ठीक हो पाएगी या नहीं, ये तो उसकी दादी की हालत पर निर्भर करेगा। त्रिकोणीय क्षेत्र बहुत खतरनाक है। अगर आपको कुछ हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? रोमियो ये कल्पना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। खतरे में दूसरे लोग होंगे। उसकी प्रेमिका काल से भी बेहतर निशानेबाज थी। उसने अकेले ही कूपर परिवार के गुंडों का सामना किया और 20 से अधिक लोगों को आसानी से मार गिराया। असल में खतरे में तो बाकी लोग ही थे। और तुमने मुझे ये बताने की हिम्मत कैसे की कि तुम कंपनी की मीटिंग में थी? रोमियो ने उसे एक चुंबन दिया। अगर मैं तुमसे न मिला होता तो तुम कब तक ये बात मुझसे छुपाने की योजना बना रही थी? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही थी, रोजमेरी ने शांत भाव से कहा। मैं बस नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो। अगर तुम खतरे में होती तो मुझे ज्यादा चिंता होती। रोमियो ने उसके होठों को फिर चूमा। वादा करो तुम भविष्य में ऐसे जोखिम नहीं उठाओगी। ठीक है। हालांकि उसने मौखिक रूप से सहमति दे दी थी, रोजमेरी मन ही मन सोच रही थी, बस मान जाओ ताकि वह मेरा पीछा छोड़ दे। माफिया फ्लेम की स्थापना 3 साल पहले हुई थी, तब तुम्हारी उम्र कितनी थी? तुम त्रिकोणीय क्षेत्र में क्यों थे? रोमियो हैरान था। तुम माफिया फ्लेम के बॉस क्यों बने? ये सुनकर रोजमेरी की आंखों में थोड़ी उदासी छा गई। यह एक लंबी कहानी है। 3 साल पहले उनकी दादी की बीमारी बढ़ गई थी और उन्हें एक विशेष जड़ी बूटी की सख्त जरूरत थी। वह जड़ी बूटी केवल पहाड़ के त्रिकोणीय क्षेत्र में उगती थी। उस समय कई गिरोह उस पहाड़ पर अपना अधिकार जमाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। रोजमेरी का उदय उनके संघर्ष के चरम पर हुआ, क्योंकि उसकी दादी को उस जड़ी बूटी की जरूरत थी और उन्हें उससे लंबे समय तक लेना था, और क्योंकि वह जड़ी बूटी केवल उस पहाड़ की मिट्टी में ही उगती थी। कई संयोगों के बाद रोजमेरी ने न केवल स्थापना की, माफिया फ्लेम ने पहाड़ पर कब्जा कर लिया, लेकिन साथ ही अपनी शक्ति का विस्तार भी किया। हालांकि त्रिकोणीय क्षेत्र में कई मौकों पर वह अपनी जान गंवाने से बाल बाल बची।
हालांकि उनकी दादी की हालत फिर से बिगड़ गई और उन्हें दूसरी दवा की जरूरत पड़ी। लेकिन सौभाग्य से उसने अपनी दादी की जान बचा ली और उसके नेतृत्व में माफिया फ्लेम और भी मजबूत होता चला गया। अब माफिया सी के संरक्षण में त्रिकोणीय क्षेत्र में मौजूद दोनों गिरोहों से पंगा लेने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। जब रोमियो ने संक्षेप में उसके अतीत के बारे में सुना तो उसे उसके द्वारा झेली गई बातों से गहरा दुख हुआ। वह इतनी कम उम्र की थी, फिर भी उसने पहले ही इतनी कठिनाइयों का सामना कर लिया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमेशा ठंडी और किसी भी चीज में अरुचिपूर्ण प्रतीत होती थी। बचपन से ही किसी ने उसकी रक्षा नहीं की और न ही उसकी देखभाल की। उसे हर चीज के लिए खुद पर निर्भर रहना पड़ा, जिसने उसके स्वतंत्र और मजबूत व्यक्तित्व को आकार दिया। उसकी उदासीनता, उसका लचीलापन, उसकी क्षमताएं, ये सब उसने दर्द और आंसुओं के माध्यम से अर्जित की थीं। आम लड़कियां जिन्होंने जीवन की कठिनाइयों का सामना नहीं किया था, उनकी तुलना उससे नहीं की जा सकती थी। उसने हर कदम पर संघर्ष किया था, अंतहीन अंधकार और पीड़ा से गुजरते हुए आज वह सब हासिल किया है जो उसके पास है। रोमियो की आवाज में दिल का दर्द साफ झलक रहा था। अगर मैं आज नहीं आता तो तुम कीथ के साथ क्या सौदा करने की योजना बना रहे थे? 3 अरब डॉलर से अधिक की नकदी आसानी से नहीं मिली थी। रोजमेरी ने अपनी जेब से एक छोटी बोतल निकाली। यह क्या है? रोमियो ने हैरानी से पूछा। वायरस X3 का एंटीडोट, रोजमेरी ने सपाट स्वर में कहा। कीथ वायरस X3 से संक्रमित था। मुझे लगा था कि वह दालचीनी के बदले इसे लेने के लिए तैयार हो जाएगा। आखिरकार हर कोई जीना चाहता था, हर कोई अपने जीवन को महत्व देता था। तो इसीलिए तुमने जोखिम उठाने की हिम्मत की। रोमियो को अचानक समझ आ गया। पता चला कि वह उससे भी ज्यादा बुद्धिमान और सक्षम थी जितना उसने सोचा था। हाँ, तो शुरू से ही रोजमेरी ने कीथ से दालचीनी के फूल के बदले पैसे देने की योजना नहीं बनाई थी। उसने वस्तु विनिमय के बारे में सोचा था। तुम्हारे पास वायरस X3 का एंटीडोट क्यों है? रोमियो ने धीरे से पूछा। क्या तुमने इसे खुद बनाया है? रोजमेरी ने अपना सिर उठाया, मानो पूछ रही हो, उसे कैसे पता चला? ऐसी कोई दवा नहीं है जो श्रीमती आर्या न बना सके, रोमियो ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी पहचान का खुलासा किसने किया? मुझे लगता है मैं सही था, रोमियो ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन तुमने मेरे दादाजी को जो उपहार दिया था। रोजमेरी को अचानक एहसास हुआ। तो उसे उस दिन से ही उसकी पहचान पर शक था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं था। मैंने विमान में चढ़ने से पहले माफिया सी को एंटीडोट भिजवा दिया था, रोजमेरी ने शांत भाव से कहा। उसके हाथ में जो बोतल थी वह असल में कीथ के साथ अदला बदली के लिए थी, लेकिन अब जब कीथ मर चुका था, जब तुम नहीं देख रहे थे, तब मैं इसे तुम्हारे पानी में डालने की योजना बना रहा था। उसकी यह बात सुनकर रोमियो की मुस्कान और भी खिल उठी। तुम्हें मेरे संक्रमित होने की चिंता थी। तुम्हें मेरी परवाह है। चूंकि आप मुझे पहले से ही जानते हैं तो इसे ले लीजिए। रोजमेरी ने छोटी बोतल आपको सौंप दी। जो लोग संक्रमित नहीं थे वे इस दवा को लेने के बाद एंटीबॉडी विकसित कर लेंगे और उन्हें संक्रमण नहीं होगा, भले ही वे बाद में संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों। तुम मुझे खिलाते हो। रोजमेरी थोड़ी देर चुप रही। क्या वह फिर से मेरा मजाक उड़ा रहा है? उसने सोचा। पिछले कुछ दिनों से मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। रोमियो ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया। रोजमेरी उसकी मीठी मीठी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उसने बोतल का ढक्कन खोला, गोलियां बाहर निकाली और जबरदस्ती उसके मुंह में ठूंस दी। वह हंसते हुए बोला, तुम्हारी गोलियां सोने के बराबर कीमती हैं। माफिया सी में इतने सारे लोग हैं, मुझे तुम्हारी इतनी सारी गोलियां लेने में अपराधबोध होगा। हर गोली एक जान बचा सकती है। उसका मूल्य अमूल्य था। रोमियो ने प्यार से उसकी ओर देखते हुए कहा, जो चाहो ले लो। मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारा है। रोजमेरी ने कुछ नहीं कहा। हमारे पास अभी 7 घंटे बचे हैं, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, रोमियो ने उसकी थकान को भांपते हुए कहा। ठीक है। रोजमेरी अपने संक्रमित अधीनस्थों की मदद करने के लिए लंबे समय से लगातार काम कर रही थी। इन सब कामों और अन्य मामलों को निपटाने के बीच उन्हें आराम करने का शायद ही कोई समय मिला था। वह एक नर्म छोटी बिल्ली के बच्चे की तरह रोमियो की बाहों में सिमट गई और जल्द ही सो गई। उसे गहरी नींद में सोता देख रोमियो ने उसे धीरे से उठाया और बेडरूम में बिस्तर पर लिटा दिया। विमान में कई शयनकक्ष थे और रोमियो ने उसे सबसे बड़े और विशाल शयनकक्ष में ठहराया। जैसे ही वह उसे कंबल ओढ़ाने वाला था, उसने देखा कि उसका फोन उसकी जेब से गिर गया था और कंपन कर रहा था। कोई उसे फोन कर रहा था। स्क्रीन पर संख्यात्मक कोडों की एक श्रृंखला प्रदर्शित हो रही थी। अध्याय 160।
उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने फोन को एन्क्रिप्ट भी करेगी, जिससे रोमियो के मन में ये जानने की उत्सुकता और बढ़ गई कि वह असल में कौन है। आदर के नाते रोमियो ने उसका फोन नहीं उठाया और न ही फोन काटा। उसने बस कुछ देर तक फोन को वाइब्रेट होने दिया और फिर खुद ही कॉल काट दी। उसने फोन को नाइट स्टैंड पर रख दिया, उसे धीरे से कंबल से ढक दिया और झुककर उसे एक भावुक चुंबन दिया। जब वह सो रही थी तो वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी परी कथा की राजकुमारी की तरह, अपनी घुंघराली पलकों, ऊंची नाक और खूबसूरत होठों के साथ। उसे देखते हुए वह खुद को रोक नहीं पाया और झुककर उसे फिर से धीरे से चूम लिया। तभी फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। किसी ने उसे टेक्स्ट मैसेज भेजा था। रोमियो की नज़र अनजाने में उस पर पड़ी और उसने स्क्रीन पर कुछ संदेश देखे। बॉस, पिछले साल की मासिक रिपोर्ट आपके मेलबॉक्स में भेज दी गई है। हाल ही में लॉन्च की गई ज्वेलरी सीरीज को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। आपको और चित्र बनाने का समय कब मिलेगा? संदेश भेजने वाले व्यक्ति का नाम था श्री जैमे। रोमियो ने सोचा, जैमे? क्या वही लाइका प्रभारी है? ऐसी अफवाह थी कि लाइकी संस्थापक क्वीन एबी कभी अपना चेहरा नहीं दिखाती थी और पूरी तरह से सृजन पर ध्यान केंद्रित करती थी। अलवाई के सभी मामलों का संचालन जैमे द्वारा किया जाता था। तो रोज ही क्वीन एबी थी। क्या लाई की स्थापना उन्होंने की थी? इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जब भी वह उसे लाई से कपड़े और गहने देता था तो वह हमेशा मना कर देती थी। हर दिन अपने ही बनाए डिजाइनों का सामना करते हुए उसमें कोई नयापन नहीं रह जाता था। इसीलिए उसने उसके चेहरे पर कभी हैरानी का भाव नहीं देखा। सब कुछ उसी ने डिजाइन किया था, आश्चर्य की बात क्या होती। उसे उसके चेहरे के वो भाव याद थे जब उसने उसके उपहार प्राप्त किए थे, मानो वो थोड़ी शर्मिंदा हो गई हो। ये सोचकर रोमियो मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रोज न केवल एक वैद्य और औषधि बनाने में माहिर है, बल्कि पियानो वादक और अलवाई की संस्थापक भी है। कॉलिंस परिवार को शायद उसकी असली पहचान नहीं पता थी, इसीलिए उन्होंने उसे उस छोटी कपड़ों की कंपनी का कार्यभार संभालने दिया। अगर उन्हें पता होता तो वे निश्चित रूप से इसे व्यर्थ ही मानते। लाई के संस्थापक एक छोटी कंपनी का प्रबंधन कर रहे हैं। श्री मैक्मिलियन। उसी क्षण काल ने दरवाजे के बाहर से धीमी आवाज में पुकारा। रोमियो अपने विचारों से बाहर आया, अनिच्छा से उसे आखिरी बार देखा और फिर जाने के लिए दरवाजा बंद कर दिया। क्या रोजमेरी सो रही है? काल ये देखकर हैरान था कि रोमियो रोजमेरी के साथ कितना कोमल व्यवहार कर सकता है। अगर माफिया सी के लोग इसे देखते तो वे निश्चित रूप से डर जाते, क्योंकि रोमियो की बाहरी छवि हमेशा ठंडी और निर्दयी थी। शांत रहो। रोमियो केबिन के बैठक कक्ष में गया और बैठते हुए बोला, यहाँ बोलो। उसे डर था कि शोर से वह जाग जाएगी। जी हाँ, उसे बैठते देख काल ने जल्दी से बताया, हमें डॉक्टर बेल से खबर मिली है। रोमियो काफी हैरान था। उसे आज इतनी सारी अच्छी बातें होने की उम्मीद नहीं थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, वह कहाँ है? मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन किसी ने कहा कि उनके पास डॉक्टर बेल की संपर्क जानकारी है। डॉक्टर बेल घर आकर इलाज करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें परामर्श शुल्क नहीं चाहिए, उन्हें कुछ और काम चाहिए। यह अप्रत्याशित था। कौन सी चीजें? रोमियो ने शांत भाव से पूछा। बैंगनी कमल का ग्लाइसिराइजा और जड़। रोमियो का मन उदास हो गया। डॉक्टर बेल को इन दोनों चीजों से क्या चाहिए था? श्री मैक्मिलियन, हमने इन दो वस्तुओं को कई वर्षों से संग्रहित किया है और ये बहुत मूल्यवान है। इनकी दुर्लभता दालचीनी के समान है। हालांकि दूसरे पक्ष को यह नहीं पता कि हमने इन्हें संग्रहित किया है। इन दो वस्तुओं के संबंध में उन्होंने ये शर्त रखी है कि जो कोई भी इन दो वस्तुओं को उपलब्ध करा सकता है, डॉक्टर बेल उस व्यक्ति के रोग का इलाज करने के लिए तैयार होंगे। रोमियो की प्रतिक्रिया उदासीन थी। ठीक है, उनसे वादा करो। श्रीमान मैक्मिलियन, मुझे समझ नहीं आ रहा। काल ने सावधानीपूर्वक अपने संदेह व्यक्त किए। रोजमेरी बहुत अच्छी डॉक्टर हैं और वह मिस रोज भी हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं है जो वह न बना सके। वह ये भी जानती हैं कि दालचीनी सिनामोमम टेनियस शर्ली मैक्मिलियन की जान बचा सकती है। क्यों न हम उसे कोशिश करने दें? क्या डॉक्टर बेल को आमंत्रित करने के लिए उन्हें सचमुच ग्लाइसिराइजा और बैंगनी कमल की जड़ का इस्तेमाल करना पड़ा? क्या ये पैसों की बर्बादी नहीं थी? रोमियो को याद आया कि उसने इस सवाल का जवाब बहुत पहले दिया था। उसने उदासीनता से कहा, अब मेरी दादी की हालत बिगड़ गई है और डॉक्टर कैडेन ने कहा है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर रोज अपनी दादी को बचा सके तो ये सबसे अच्छी बात होगी। मुझे चिंता है कि अगर मेरी दादी की हालत बहुत गंभीर हो गई तो हिप्पोक्रेट्स के दोबारा जीवित होने पर भी वह उन्हें नहीं बचा पाएंगी।
लेकिन रोज खुद को दोषी ठहराएगी और सोचेगी कि उसके चिकित्सीय कौशल पर्याप्त नहीं थे, जिससे उसे अपराधबोध होगा और दुखद। इसलिए वह अपनी दादी को बचाने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को नियुक्त करना बेहतर समझेगा, बजाय इसके कि रोजमेरी को इस मनोवैज्ञानिक दबाव को झेलना पड़े और जीवन भर एक मनोवैज्ञानिक छाया ढूंढनी पड़े। उसे बैंगनी कमल की ग्लाइसिराइजा और जड़ दें और यथाशीघ्र एक समय निर्धारित करें। हाँ, काल को आखिरकार समझ आ गया कि मिस्टर मैकमिलियन डॉक्टर बेल की खबर के बारे में क्यों पूछ रहे थे। उसके पास ही एक ऐसी लड़की है जिसके पास उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल है, तो क्यों न उसे ही कार्रवाई करने दिया जाए। दरअसल वह रोजमेरी पर दबाव डालने को लेकर चिंतित था। श्री मैकमिलियन रोजमेरी के प्रति बहुत अच्छे थे। विमान ने 8 घंटे की उड़ान भरी और सीधे मून विला के हेलीपैड पर उतरा। रोमियो रोजमेरी को विमान से नीचे ले गया, जिससे बटलर को बहुत आश्चर्य हुआ। बटलर को यह उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर मैकमिलियन मिस रोज को अपने विदेश दौरे पर साथ ले जाएंगे, और वे फिर से एक साथ आ गए। उनकी मुद्राएं इतनी अंतरंग थीं। हवा का एक झोंका गुजरा और रोजमेरी को थोड़ी ठंड लगी। जब उसने ऊपर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह पहले ही मून विला पहुंच चुकी है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतनी देर तक सोई रही। क्या तुम जाग रही हो? रोमियो उसे विमान से उतारते हुए बोला। उसकी आवाज कोमल थी। तुम थोड़ी देर और सो सकती हो। उसने उसे इतनी गहरी नींद में सोते हुए पहले कभी नहीं देखा था। रोजमेरी भी थोड़ी हैरान थी। भला किसने सोचा था कि वह रोमियो के बगल में बिना किसी बुरे सपने के इतनी चैन से सो सकती है। मुझे नीचे उतार दो, मैं चल सकती हूँ, उसने कहा। लेकिन रोमियो ने उसे अभी भी पकड़ रखा था। थोड़ी देर और सो लो, कुछ खा लो, फिर मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। वह रोजमेरी को उठाकर सीढ़ियों से ऊपर ले गया। उसके दबंग स्वभाव की आदी होने के कारण उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। जब तुम सो रहे थे तब किसी ने तुम्हें बुलाया था, रोमियो ने कहा। रोजमेरी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फोन नहीं उठाया, है ना? मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने आपको मैसेज भेजा। रोजमेरी स्पष्ट रूप से भ्रमित थी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप लाई के संस्थापक होंगे। रोमियो ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। क्या जैमी सिर्फ आपका कर्मचारी है? क्या? रोजमेरी ने सोचा। क्या तुमने चुपके से मेरे मैसेज पढ़े? उसने पूछा। संदेश स्क्रीन पर था, मैं उसे देखे बिना नहीं रह सका। रोजमेरी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मुझे नहीं पता था कि लाई के सभी उत्पाद आपने ही डिजाइन किए हैं। भविष्य में मैं आपको और भी उपहार दूंगी। रोमियो ने झुककर उसे एक चुंबन दिया, फिर उसे उठाकर बेडरूम में ले गया और बोला, यह मेरा बिस्तर है, थोड़ी देर यहाँ आराम करो। खाना तैयार होते ही मैं तुम्हें बुला लूंगा। मैं सो नहीं रहा हूँ। फिर थोड़ी देर के लिए लेट जाओ। विमान में मिलने वाली नींद की गुणवत्ता की तुलना यहाँ की नींद से बिल्कुल नहीं की जा सकती। रोमियो को चिंता थी कि उसे कल काम पर जाना होगा और बिना आराम किए फिर से पूरी तरह से काम में लग जाना होगा। जब भी संभव हो उसे आराम करने का यह मौका जरूर भुनाना चाहिए। रोमियो के जाने के बाद रोजमेरी ने अपना फोन देखा, और वाकई जैमे ने उसे कई संदेश भेजे थे। कुछ एन्क्रिप्टेड मैसेज भी थे जो सीधे फोन स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐप पर उन्हें देखने के बाद उसने तुरंत जवाब दिया। शेफ ने खाना तैयार किया था, जिसे रोमियो खुद रोजमेरी के पास लेकर आया और बोला, नींद नहीं आ रही है ना? रोजमेरी उसे खाने की 2 बड़ी प्लेटें ले जाते देख हैरान रह गई। तुम आमतौर पर अपने बेडरूम में खाना खाते हो? नहीं, रोमियो ने थालियां मेज पर रखी और धीरे से बोला, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी सारी आदतें बदलने को तैयार हूं। यहीं रुको, नीचे और खाना है, मैं जाकर ले आता हूं। रोजमेरी ने उसकी परछाई को जाते हुए देखा। कमरे में उसके दिल में एक गर्मजोशी भरी भावना उमड़ रही थी। खिड़की के बाहर झील सूरज की रोशनी में जगमगा रही थी और फूलों का एक विशाल समूह हवा में लहरा रहा था। रोजमेरी खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेने और ठंडी हवा का अनुभव करने के लिए बालकनी में गई। रोमियो खाने की 2 बड़ी थालियां लेकर आया। वह लंबा और आकर्षक दिख रहा था। उसकी निगाहें रोजमेरी के प्रति श्रद्धा से भरी हुई थीं। चलो यहीं खाना खाते हैं, रोजमेरी ने बालकनी पर रखी मेज की ओर इशारा करते हुए कहा। यहाँ का नज़ारा बहुत शानदार है। ठीक है। रोमियो ने खाना नीचे रखा और उसके लिए एक कुर्सी खींच ली। रोजमेरी के बैठते ही उसने देखा कि वह और खाना लेकर आया है। खाना खाने के बाद रोजमेरी ने हल्के स्वर में कहा, मुझे अब जाना चाहिए। दालचीनी को यहीं रख लो, बाकी सामग्री इकट्ठा करने के बाद मैं दवा बना लूंगी। बाकी सामग्रियां कहाँ हैं? रोमियो ने धीमी आवाज में पूछा। क्या ये फिर से त्रिकोणीय क्षेत्र में था या किसी अन्य खतरनाक जगह पर? उसे अकेले जाने देने में सहज महसूस नहीं हो रहा था। समरफील्ड में ही
मैं किसी को भेजकर उसे मंगवा लूंगा, रोमियो ने चिंता से कहा, बस मुझे पता बता दो। चिंता मत करो, ये सुरक्षित है। कुछ सामग्रियां विला कास्काडा में उपलब्ध थीं, कुछ को तैयार करने में कई चरणों की आवश्यकता थी। कुल मिलाकर इसे संभालना थोड़ा जटिल था। मैं आज रात तक सब कुछ जुटा लूंगी, रोजमेरी ने शांत भाव से कहा, बस पहले मुझे घर भेज दीजिए। वह अभी उसे विला कास्काडा का स्थान बताने की योजना नहीं बना रही थी। ज्यादा मेहनत मत करो, रोमियो ने आंखों में चिंता लिए कहा। हालांकि उनकी दादी की हालत महत्वपूर्ण थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण था। मैं समझ गया। रिफ्लेक्शंस विला में वापस आकर रोजमेरी ने रोमियो के जाने का इंतजार किया और फिर खुद विला कास्काडा जाने के लिए गैराज की ओर चल पड़ी। लुइसा बगीचे में चाय पी रही थी। उसे देखकर उसने खुशी से कहा, रोज तुम वापस आ गई। आओ बैठो और कुछ मिठाई खाओ। तुम्हारी दोस्त कैसी है? क्या उसे डॉक्टर की जरूरत है? उसे क्या हुआ है? पिछली बार रोजमेरी ने फोन पर केवल कुछ ही बातें बताई थीं, इसलिए लुइसा को विवरण स्पष्ट रूप से समझ नहीं आया था। उसे बस इतना पता था कि रोजमेरी की दोस्त गंभीर रूप से बीमार है और उसे उससे मिलने के लिए विदेश जाना पड़ेगा। वह ठीक है, चिंता मत करो, रोजमेरी ने विनम्रता से कहा, मुझे अब कुछ काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। तुम फिर जा रहे हो? तुम अभी अभी तो लौटे हो। जरा रुको, मैं किसी से तुम्हारे लिए जूस बनवाता हूँ। जाने से पहले पी लेना। मैं वापस आकर इसे पी लूंगा। तो सड़क पर सावधान रहें। रोजमेरी विला कास्काडा गई, वहां से बाकी सामग्री तैयार करवाए और फिर खुद उन्हें तैयार किया। इसी बीच काल को एक संदेश मिला और उसने तुरंत रोमियो को फोन किया। श्री मैक्मिलियन, उन्होंने जवाब दिया कि वे पहले बैंगनी कमल के ग्लाइसिराइजा और जड़ को देखना चाहते हैं। शायद इसलिए चिंतित है क्योंकि उन्हें लगता है कि हम उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। रोमियो ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए लापरवाही से कहा, उन्हें देखने दो। ठीक है। काल हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि रोमियो इतना नर्म दिल हो जाएगा। आमतौर पर अगर कोई पहले सामान का निरीक्षण करने की मांग करता तो रोमियो निश्चित रूप से उन्हें नजरअंदाज कर देता। अंधेरा हो चला था। रोजमेरी ने अपनी विकसित दवा को मून विला में पहुंचाया। सिनामोमम टेनियस को काट लें, हर बार 5 ग्राम लें, इसे इन सामग्रियों के साथ उबालें और फिर धीमी आंच पर 50 मिनट तक पकाएं। जब ये ठंडा हो जाए तो शर्ली को दे दें। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।